नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो ये बताएं। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? वो एक मैंने कहावत सुनी है, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आपने क्या कहावत सुनी है वो? चलो सेशन को शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन टैब खोल देंगे, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। लोग क्वेश्चन टैब खोल दिया। चलो शुरू करते हैं सेशन को। कोशिश करना थोड़े से कम डाउट्स भेजना, बिकॉज आज के सेशन में थोड़ा सा मैंने कंटेंट आपको कवर कराना है एंड कंटेंट पे मेरा प्राइमरी फोकस होगा, बिकॉज ये सेशन के बाद अपना कंटेंट बाजी खत्म हो जाएगी। फिर रिवर्स सिस्टम मेनली अपना जो है वहां पे हमें फोकस करना होगा। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आपके बचेंगे। अगर हो सकता है, मैंने चेक नहीं करा, शायद आपकी आखिरी क्लास आपको शो हो रही हो, वो आप देख लेना एक बार। वो कोई मैटर नहीं करता, क्लास में इसमें ऐड कराऊंगा और वो देख लो। मतलब उसकी चिंता आप करो ही मत, ठीक है? वो मेरा काम है, वो मतलब मैं कर लूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। चलो शुरू करते हैं जी सेशन को। कितनी क्लास बेटा, नंबर का तो मुझे नहीं पता, और मतलब मैं एक बार देख लूंगा क्या क्या आपका बचा हुआ है, उस हिसाब से करा लूंगा। 2 क्लासेस में मेरे हिसाब से काम हंसते खेलते बन जाएगा। फिर भी एक बार मैं आज शाम को थोड़ा सा पूरा आपका देख लेता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हो गए हैं, उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। चलो शुरू करते हैं सेशन को। साउथ के रिवर की ही बात कर रहा हूँ, आपके आने वाले सेशन में कराऊंगा मैं। चलो जी शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी कहानी कहाँ पर जाती है। बिल्कुल बेफिक्र है कृतेश, इट विल बी डन। चलो शुरू करते हैं सेशन को। पिछली क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पूरे कवर करा दिए थे, जिससे कि अपनी एक टेंशन खत्म हो गई कि हमने जो वेजिटेशन वाला पोर्शन था वो पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। हमें पता लग गया था भाई कहाँ पे कौन सा चीज पाई जाती है। और अगर आप कभी भी इस टाइप के डेटा को और पढ़ना चाहते हैं, कभी कभार होता है ना, हमारा मन होता है कि सिर्फ मैप देखना चाहते हैं या फिर हम थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज रेफर ओनली एंड ओनली एनसीईआरटीज। सिर्फ एनसीईआरटीज को रेफर करें प्लीज, साइड बुक्स वगैरह ना पकड़े, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया डेटा दे रखा है। अगर आपको नहीं समझ आता तो हमेशा नेट पे लिखिए वेजिटेशन मैप। ये सभी को बता रहा हूँ, ये मतलब किस तरीके गूगल का इस्तेमाल करते हैं वो सिखा रहा हूँ। या फॉरेस्ट मैप लिख के उसके आगे एनसीईआरटी लिख देना। इस तरीके से आप लिखोगे तो आपका सबसे पहला लिंक जो होगा एनसीईआरटी का, ऑटोमेटिकली वो चैप्टर आ जाएगा जहां से आप इसे पढ़ना चाहते हो। एनसीईआरटी लिख सकते हो। जब भी आप एनसीईआरटी लिखोगे उसके आगे आप .nic लिख दोगे। अगर आप इसे बिना स्पेस के लिखते हो तो पूरे चांसेस है कि जो पहला पेज आएगा उस पर एनसीईआरटी के लिंक्स आएंगे, आप उन्हें खोलो, वहीं पे पढ़ो। प्लीज पीडीएफ डाउनलोड मत करो, बिकॉज डाउनलोड करके वो खो जाएगी। वहीं पे पढ़ो, नोट्स में लिखो और खत्म। चलो जी शुरू करते हैं। बाकी मैंने अपने पार्ट पे सब कवर जो है आपका यहीं पे करा रहा हूँ, तो अगर आप वो काम नहीं भी करेंगे तो कोई कुछ खास यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नहीं है कि नुकसान वगैरह कुछ हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे। और क्वेश्चन टैब में आपका पूरे 2 मिनट के बाद बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास करीब 20 राउंड्स हो चुके हैं यहाँ पे। चलो ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि एसएससी पूछता है। जैसे कि आप सबको पता होगा, वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा बता देता हूँ कि जो वेजिटेशन है, अगर मैं उसे एरिया वाइज देखता हूँ तो सबसे ज्यादा मुझे कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है मुझे मध्य प्रदेश में। और अगर मैं परसेंटेज वाइज कहता हूँ कि इलाके का या राज्य का जो लैंड है उसका कितना परसेंट जो है जमीन जो है घेर के रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट होगा, जिसमें सबसे आगे मिजोरम होता है, याद रखिए। मिजोरम वाला जो इलाका है वहां पर आपको ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलती है। 85% के आसपास तक आपको वेजिटेशन देखने को मिल सकती है। परसेंटेज में आपका मिजोरम है, एरिया वाइज आपका मध्य प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे फैक्ट्स मैं आपको कवर करा रहा हूँ। यहाँ पर आधा घंटा जो शुरू का होगा वो बुलेट पॉइंट्स में कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं होगा, हर एक पॉइंट अपने आप में अलग होगा। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है वन महोत्सव का, शायद आपने सुना होगा, वन महोत्सव। ये जो है कब मनाया जाता है, कोई बता सकता है? जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर मनाया जाता है वन महोत्सव। और इसकी जो शुरुआत करी गई है वो के एम मुंशी साहब के द्वारा करी गई है। नाम आपने जरूर सुना होगा। कोई फुल फॉर्म बता सकता है मुझे? के एम मुंशी में के और एम की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? चलो हिंट देता हूँ, यहाँ भी लाल है और यहाँ भी लाल है और यहाँ मुंशी है। चलो अब देखिए कौन गेस्ट करता है। नो आइडिया, कोई बात नहीं। ये है कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। के एम मुंशी जी का पूरा नाम है, बस हल्का सा पता होना चाहिए। आजादी के ठीक बाद इन्होंने जो है इस पे काम करना शुरू करा, बिकॉज ये ऐसा मानते थे कि अगर हमें अपना जो पर्यावरण है उसे बिल्कुल सही रखना है तो उस केस में हमें अपने जो वन है उन्हें बढ़ावा देना होगा। यानी जो हमारे पास जितना भी एरिया है, क्योंकि आपको पता होगा धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक्सप्लॉयटेशन की तरफ आगे बढ़ेंगी, और इन चीजों को क्योंकि वो चाहेंगे रिसोर्सेस हमें मिले। कोई ऐसी है जो पेपर इंडस्ट्री है, वो चाहेगी भाई हम जंगलों को काट के अपना पेपर बनाएं। कोई ऐसा है जो कि हो सकता है जमीन के अंदर से कुछ निकालना चाहे, तो इन्होंने इस चीज को कहा कि हम हर साल वन महोत्सव मनाएंगे, जिससे लोगों के मन में जो पेड़ों के प्रति प्यार है वो कम ना हो, वो जागरूक बने रहे कि इनकी कीमत क्या है हमारे जीवन में। बिल्कुल सही बात है।
और देखिए कुछ गलती इसमें हमारी भी है। मतलब मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अगर हमें अपना घर साफ रखना है, तो उसमें आपके पेरेंट्स या आपके बड़े जो लोग हैं, वो कितनी मेहनत कर ले, जब तक आपकी सोच सही नहीं है ना, इसमें मैं आपको अपने साथ जोड़ रहा हूँ, यानी इन जनरल हम जो लोग हैं आजकल के, जब तक हम ही नहीं चाहेंगे ना हमारा घर साफ रहे, वो साफ नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, जब तक हम ही कूड़ा गली में फेंकते रहेंगे, तो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि कोई आके उसे साफ करेगा। हम हाईवे पे खाते हैं, मैकडी का बर्गर खाया, उस कागज़ को बाहर फेंक दिया। उसके बाद लोगों का एक्सक्यूज़ सुनो कि ये बायोडिग्रेडेबल है। मतलब कुछ भी, मतलब एक तो मतलब तुमने क्या पढ़ क्या लिया, एक शब्द तुम वो कहीं भी लगाए जा रहे हो। बायोडिग्रेडेबल है, बहुत ही बढ़िया। ऐसे इंसान के साथ ज्यादा मेहनत ना करें, उसे कहो भी बहुत बढ़िया लाजवाब, उसके साथ बस अगली बार से बर्गर ना खाएं। क्योंकि वो अब आपकी नहीं सुनने वाला। अगर उसने ऐसी बात बोल दी है तो बस वो अपने ही जोन में है। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो आपको देखने को मिलता है, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, देहरादून के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। लोग कंफ्यूजन वाला पता नहीं, कंफ्यूज होंगे शायद ये कुछ। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो आपका है, ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है, देहरादून के अंदर। ध्यान रखेंगे। कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा 5 ईयर प्लान है, कौन सा 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान है जिसने टारगेट रखा था कि 1/3 ऑफ द एरिया शुड बी कवर्ड बाय वेजिटेशन। 1/3 वाला टारगेट था 10th 5 ईयर प्लान का। ये आप ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे फैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बातें हैं, ये जो भी आपकी बातें हैं, थोड़ी रैंडम बातें हैं, यानी इसका ऊपर नीचे से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल रैंडम डेटा है। इसे बस नोट कर लो, पेपर में आ गया टिक कर देना, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप आराम से इसे नोट कर सकते हैं। एक सवाल आया है मेरे पास। चलो आगे चलते हैं। 10th 5 ईयर प्लान जो था, नहीं ये जो 54 नहीं है, 5 ईयर प्लान है। 5 ईयर प्लान, कौन सा 5 ईयर प्लान ऐसा है जिसने कहा था कि हमारे देश का 1/3 हिस्सा, 5 ईयर प्लान, हर साल मतलब हर 5 साल में पंचवर्षीय योजना आपने सुना होगा। ये जो योजना होती है, कौन सी योजना थी जिसके तहत कहा गया था कि हमारे देश का 1/3 हिस्सा जो है जंगल होने चाहिए। ये आपसे सवाल बन सकता है, ठीक है। अब एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको भी बताया, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ये आपको देहरादून में देखने को मिलता है, उत्तराखंड जिसे हम बोलते हैं। इसी टाइप से एक है फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी सेंटर, ये आपको रांची में देखने को मिलता है। 5 ईयर प्लान के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, और बाकी कुछ स्पेसिफिक डाउट तो आप मुझे भेज दो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन टैब में कहाँ देखने को मिलता है, ब्रैकेट में क्या लिखूं, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, या फिर क्या क्या क्या। आप रांची से है, बहुत बढ़िया। ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही। इसके बाद एक और है, उसका नाम है वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। ये आपको कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स है जो ध्यान रखने हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात समझ चुके हैं। फिर कोशिश करें क्लास पे फोकस करें। IFRC, FPC और वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, ये 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। अब एक सवाल ये बनता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है। अभी हमने आंसर दिया, सर इंडिया में जो है सबसे ज्यादा एरिया वाइज आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ पर पड़ता है, वर्ल्ड में आप कहेंगे जो लार्जेस्ट कवर है वो ब्राजील के पास है, ये ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड में मैक्स वेजिटेशन जो है वो आपका ब्राजील में है, और उसका एक बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया जाता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट को। अमेज़न फॉरेस्ट आप इसे बोल सकते हैं, और अमेज़न फॉरेस्ट वही है जिससे अमेज़न नदी बहती है। ब्राजील के अंदर जो है आपको सबसे ज्यादा जो है जंगल देखने को मिलते हैं। आपने मूवीज वगैरह भी जो देखी होगी, एनाकोंडा है, एनाकोंडास है, बहुत सारी और भी मूवीज है जिनकी शूटिंग भले ही कहीं भी करी जाती हो, लेकिन कॉन्सेप्ट ब्राजील के अमेज़न का बताया जाता है, बिकॉज ये बहुत ही घने जंगल है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम एरिया जो आपके पास है, तो याद रखेंगे पंजाब एंड हरियाणा है। इनके पास है लीस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट। करीब 3 से 4% ही है जो कि यहाँ पर फॉरेस्ट है। याद रखेंगे, फॉरेस्ट का मतलब होता है प्रॉपर जंगल। खेती वाला इलाका अलग होता है, खेती वाला इलाका अलग होता है, और जंगल वाला इलाका अलग होता है। यहाँ पे 3% के आसपास है। अगेन ये वैरी करता रहता है आपका। जैसे कभी अगर मैं आपसे पिछली रिपोर्ट की बात करूं, तो उसमें जो पंजाब था आपका, इसका था 3.65 और इसका था 3.59। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस विल वैरी
एवरी टाइम एवरी डे, हर समय बदलता रहेगा। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शंस कि आपका ऑप्शंस में आपको क्या देखने को मिलते हैं। ये डेटा ऑनलाइन अगर आप सरकारी साइट्स पे जाएंगे कुमार तो आपको वहां देखने को मिलेगा। आप कभी भी लिखेंगे कुछ भी किसी के आगे .gov लिखेंगे, .nic लिखेंगे तो जनरली आपको गवर्नमेंट साइट दिखती है। मैं जो डेटा है वहीं से उठाता हूँ क्योंकि किताबों का डेटा जो है पुराना हो सकता है। चलो जनरली यस यस मिनिमम बोलेंगे, नो टू मिनिमम, नो ही वैसे सही रहेगा। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। कहानी को आगे लेके चलते हैं। थोड़ा बोरिंग रहेगा आज का सेशन एंड क्वेश्चन टैब अब मैं बंद कर देता हूँ बिकॉज काफी सारे हो गए हैं मेरे पास डाउट्स। चलो आगे चलते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा बोरिंग रहेगा। जो लेट आए हैं उसे बता देता हूँ कि आज जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, अब ये पोर्शन आपका पूरा खत्म होता है। अब मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूँ एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है लेक्स, भारत की झीलें यानी लेक्स ऑफ इंडिया। हम इसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं, लेक्स ऑफ इंडिया यानी एक नया टॉपिक है। अगर आपको पिछला कुछ भी नहीं समझ आया तो भी आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। गुड इवनिंग। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे कौन कौन सी लेक्स होती हैं, किस किस तरीके की लेक्स आपको देश में देखने को मिलती हैं एंड हम इसकी यहाँ पर बात थोड़ी सी करने वाले हैं। ये स्टैटिक का पोर्शन है, बिल्कुल स्टैटिक और ज्योग्राफी ओवरलैप करते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पढ़ा देता हूँ क्योंकि पिछले किसी कोर्स में स्टैटिक में नहीं पढ़ाया गया है और भाई मेरा दिल नहीं मानता तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे इसे पढ़ा देता हूँ। चलो लेक्स ऑफ इंडिया यानी भारत की झीलें। सबसे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना होगा, मीटियोर, मीटियोराइट, एस्टेरॉइड और इनमें फर्क क्या होता है? पासेस मैंने ऑलरेडी ऋतु आपका स्टार्टिंग में करा रखा है, आप एक बार चेक करना। साइज का डिफरेंस सेम, सेलेस्टियल बॉडीज। एक बात हमेशा याद रखें, जब हमें कोई चीज नहीं आती ना तो हम ये भी लिख सकते हैं कि नहीं पता, मतलब इट नेवर हर्ट्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये कोई हमारा कोई बीटेक वाला पेपर नहीं है कि जिसमें सबका आंसर देना ही होता है, ऐसा नहीं होता। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमें नहीं पता, थोड़ा सा ट्राई करा, साथ में ये जरूर लिखा कि हाँ नहीं पता। क्योंकि जब हम अपनी ही डेफिनेशंस को बना बना के सोचते तो कभी हम उसे पढ़ नहीं पाते। तो कभी भी ऐसा हो तो आप अपने आप से भी कहें कि हाँ भाई मुझे नहीं पता है, चलो इसे सीखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। जरा बड़ी सिंपल चीज है, कुछ भी खास नहीं है। अपने देश में वॉल्केनिक लेक का नाम बताएं। ऑप्शन देता हूं, वेम्बनाथ, लोनार और आपका पुलिकट। कोई नाम नोटिस कर देते हैं। चलो बताएं फटाफट इसका आंसर क्या होगा। जिनका आंसर नन ऑफ दीस है उनका आंसर सही है। वॉल्केनिक लेक नहीं है, वॉल्केनो नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। करेक्ट आंसर ये होगा। ये होती है साइकोलॉजी की डिस्कशन। पिछले पेज पे ऐसी बात का कर दो जिसके बारे में दिमाग में आपको कुछ हल्का हल्का नॉलेज है, जिसे कहते हैं अधूरा ज्ञान वाली चीज का डिस्कशन करो और टॉपिक को बदल दो तो आपका दिमाग जो वहीं अटका रह जाएगा और आप उसके बेसिस पे इसे टिक कर दोगे। ये साइकोलॉजी होती है। गलत आंसर है, आपने सोचा होगा यहाँ पे लोनार लेक महाराष्ट्र की, क्योंकि मैंने पिछले पेज पे इस चीज का डिस्कशन करा था। तो ऐसी चीजों में आप बिल्कुल भी ना फंसे। करेक्ट आंसर इसका नन ऑफ दीज होगा। महाराष्ट्र में कोई ज्वालामुखी नहीं है तो कोई भी ऐसी लेक नहीं है अपने देश के अंदर। अब आते हैं कुछ मुद्दे की बातों पे। नो, कोई लेक नहीं है अपने पास। चलो बड़े ही ध्यान से समझे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक शब्द होता है एस्टेरॉइड, एक शब्द होता है मीटियोर, एक शब्द होता है मीटियोरॉइड। ध्यान से समझना। और एक शब्द होता है मीटियोराइट। किस किस को ईमानदारी से बताएंगे कि इन, अगर मैं कहूं एग्जैक्ट डेफिनेशन मुझे लिख दो कि आपको फर्क पता है नहीं पता। ये कई सालों से आपके मन में सवाल होगा लेकिन कभी आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, कभी शायद ध्यान नहीं दिया हो। और अच्छे से फ्रेम करने के लिए मैं काम करता हूँ, इसे ऐसे लिखता हूँ। अब कॉपी पेन छोड़ देना कृपया, तो मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे आसमान में कुछ देखना है तो हो सकता है मुझे ऐसा दिखेगा कि अगर ये पृथ्वी है और इसके साथ में मुझे यहाँ पे मंगल ग्रह देखने को मिलता है तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं। यानी एस्टेरॉइड्स वो बड़े बड़े या छोटे छोटे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसी बॉडीज हो सकती है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते हैं। भाई एस्टेरॉइड तक तो हम समझ गए, हमने पढ़ रखा है एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, यानी इस तरीके घूम रहे हैं। अगर आप इसे प्रैक्टिकली समझते हो तो सन अपना ऐसा होता है, जैसे सन के चारों तरफ मरकरी घूमता है, वीनस घूमता है, मार्स और आपका अर्थ घूमता है, मार्स घूमता है, ऐसे ही यहाँ पर ये छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स भी इस तरीके इस बेल्ट के अंदर घूमते रहते हैं। इसी का टॉप व्यू जब हम देखते हैं तो हमें ये चीज ऐसी दिखती है, यानी ये इस तरीके घूम रही है। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार आपका ये होता है, ये जो एस्टेरॉइड है ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे। और अगर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं यानी एस्टेरॉइड का ही छोटा भाई, बहुत ही छोटा भाई कहलाता है आपका मीटियोराइट। क्या इस बात को आप समझ पाए?
एस्टेरॉइड का ही बहुत छोटा साइज जो होता है, यानी जो डस्ट पार्टिकल से बड़ा होगा, नहीं गैस वाला जो होता है वो आपका कॉमेट होता है, वो हेलिस कॉमेट वाला कॉन्सेप्ट अलग है। ये मीटियोराइड जो होता है डस्ट पार्टिकल से बड़ा होता है, लेकिन एस्टेरॉइड से बहुत छोटा होता है। अब जनरली क्या होता है, जब ये पृथ्वी की सतह में एंटर करते हैं तो ये पृथ्वी बनाता है और पृथ्वी के चारों तरफ अपना एटमॉस्फेयर बना देता है। इस टाइप से आपके एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। अब जब ये घूम रहे हैं तो कोई भी कहीं भी डिफ्लेक्ट हो सकता है, किसी की टक्कर हो सकती है, और मान लेते हैं कि जो सीधा जाना था वो गलती से इधर की तरफ आ गया। अगर वो यहाँ से निकल गया तो ये सिंपली एक एस्टेरॉइड या फिर मीटियोराइड ही कहलाएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए? क्योंकि अभी ये एंटर करा ही नहीं, इसका अपने से कोई मतलब नहीं है। यानी सिर्फ साइज में बड़ा है तो एस्टेरॉइड है, साइज में छोटा है तो मीटियोराइड है। क्या इस बात को आप समझ पाए? लेकिन अगर मान लेते हैं पृथ्वी की सतह के अंदर ही एंटर हो गया, तो अब यही मीटियोराइड जो है बन जाएगा मीटियोर। समझ पाए आप? मैं समझ सकता हूं बिल्कुल वर्मा। और यही मीटियोर अगर यहाँ पर एंटर करता है तो जनरली ये मीटियोर यहाँ पे बर्न कर जाता है, जिसे आप कहते हैं ना टूटता हुआ तारा जा रहा है भैया, कुछ इससे मांग लो। टूटता हुआ तारा जो होता है हम उससे मांग लेते हैं कुछ, कुछ नहीं देगा वो, उसकी खुद जिंदगी खत्म होने वाली है, वो क्या देगा बेचारा। अब अगर यही जो है घूम घूम के किसी वजह से इतना बड़ा होता है साइज में कि पूरे तरीके नहीं जल पाता और आपका कहीं आके पृथ्वी पे टकरा जाता है, तो यहाँ पर जो ये आके टकराता है इसे बोलते हैं मीटियोरॉइड, मीटियोराइट। क्या समझ पाए आप? लैग आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं जीवन में। अब सब ठीक है? एक बार कंफर्मेशन देंगे अब क्या सब ठीक हो चुका है? ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, एक मिनट रुकिए। अब सही है। अगर ये बड़ा है तो एस्टेरॉइड है, छोटा है तो मीटियोरॉइड है। यहां तक आप बात समझ चुके हैं? एस्टेरॉइड मीटियोरॉइड, एस्टेरॉइड मीटियोरॉइड। अगर वो पृथ्वी की सतह के अंदर आ जाता है तो मीटियोर है। अगर पृथ्वी की सतह के अंदर आ गया तो मीटियोर है, हवा के अंदर जल गया तो मीटियोर है। लेकिन अगर बड़ा था साइज में इतना कि हवा में नहीं जल पाया तो वो मीटियोराइट है, वो मीटियोराइट है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बुक में तो लुनार लिखा है, मुझे आप बुक की फोटो भेजिए क्वेश्चन टैब में, मैं आपके लिए क्वेश्चन टैब खोल देता हूँ। एग्जैक्टली आपका डाउट मैं अभी क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सब चीजें बिल्कुल सेम हैं, सब चीजें बिल्कुल सेम हैं, और बस साइज के चक्कर में आपको फर्क। जो एस्टेरॉइड की आप बात करें कॉस्ट्यूम, हो सकता है किसी मूवी में आपने देखा हो कि कोई एस्टेरॉइड आके टकराया है, बिकॉज वो एक बड़ा साइज का था, इसी वजह से हमने उसे एस्टेरॉइड बोला था कि उसका इम्पैक्ट बताने के लिए लोगों को कि हाँ भाई ये भी कुछ होता है। जो बहुत छोटा होता है मीटियोराइड, वो जनरली हवा में जल जाता है, मीटियोर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है, और अगर वो पृथ्वी से आके टकराता है तो हम उसे मीटियोराइड बोलते हैं। पृथ्वी के पास अगर एस्टेरॉइड आएगा तो वो मीटियोर कहलाएगा, हवा में जल गया तो। और अगर देखो भैया ऐसे समझो ना, क्यों इतना कंफ्यूज होते हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि एक चीज एस्टेरॉइड है और एक चीज है मीटियोराइट। मीटियोराइट, इन दोनों से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का कोई मतलब नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो वो कहलाएगा मीटियोर। अगर वो मीटियोर है तो वो हवा में ही जल जाएगा, यानी वो वेपराइज हो जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई सा भी एंटर करता है और वो पूरे तरीके जल नहीं पाता और आके टकराता है, सरफेस तक पहुंच जाता है, तो वो ये कहलाएगा आपका मीटियोराइट। मीटियोराइट। क्या बात को आप समझ पाए? यानी इन दोनों में से कोई सा भी हो, वो कौन सा होगा वो साइज पे डिपेंड करता है, अपने को क्या पता। जनरली चांसेस तो ये है मीटियोराइड होगा तो हवा में जल जाएगा, एस्टेरॉइड होगा तो नहीं जलेगा। बट ये तो एक नाम है ना, चार अलग अलग नाम है, आइटम बिल्कुल सेम है, चीज बिल्कुल सेम है, सब चीजें सेम है, बस उसकी पोजीशन के हिसाब से हमने उसे डिफरेंशिएट कर रखा है। चलो आगे चलते हैं जी। एक छोटा सा मैंने आपको पहले डिफरेंस बताया, उसके बाद अब जो है मैं आपके साथ जो है मुद्दे की बात शुरू करने वाला हूं। चलो आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कशन आपके साथ कर लेते हैं। ये हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर आपको इस तरीके घूमते हुए देखने को मिलते हैं। नोट कैसे करें अभी आपको बता देता हूँ। नोट नहीं करना है दोस्त, ये डेफिनेशन बस समझ लो और काम बन जाएगा। वैसे तो नोट करने के लिए आप ये लिख सकते हैं कि जो मार्स और जुपिटर के बीच में आपको देखने को मिलते हैं वो ये होते हैं, और स्मॉल एस्टेरॉइड जो होते हैं वो आपके मीटियोरॉइड कहलाते हैं। एस्टेरॉइड या मीटियोरॉइड एंटरिंग अर्थ, अर्थ एटमॉस्फेयर, इन्हीं को बोलते हैं हम शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा जो होता है। और मीटियोर्स, दैट मीटियोर्स आ सकता है, मीटियोराइट्स एस्टेरॉइड तीनों आ सकता है, दैट रीच द सरफेस, ये आपके मीटियोराइट्स होते हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी खोल देता हूँ क्वेश्चन, आप चिंता ना करें। चलो जी आगे चलते हैं, कुछ और बात आप मुद्दे की कर लेते हैं। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं करी है बातें। चलो जी कुछ आराम आराम से चीजों को समझते हैं सुकून से। देखिए आपको ये समझना होगा कि लेक्स का सबसे पहले तो फायदा क्या होता है। ठीक है, मीटियोर जो जल जाता है, बिल्कुल आपने सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाइन हटा दूं क्या? ठीक है,
चलो, जो आपकी लेक्स होती है, इनका सबसे पहले तो इनका फायदा क्या होता है, कोई बता सकता है? सबसे पहले बताओ फायदा क्या होता है? क्या ये पानी पीने वाला, पीने का पानी आप यहाँ से ले सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर? अगर ये फ्रेश वाटर लेक होगी तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गए हैं और बस 2 घुट पी लिए हैं आपने। इसका मतलब ये होता है कि आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हो अगर एक ऐसे इलाके के अंदर है जहाँ पर आपको पॉल्यूशन वगैरह कम देखने को मिलता है। जैसे कि गाँव में क्या होता है, जनरली झील का पानी लेके सीधा पी लिया जाता है। आपने सुना होगा, झील से पानी भर के लाते हैं, जो खड़े में पानी भर के लाती हैं औरतें या फिर आदमी जो जाते हैं। यानी वो जो होता है साफ पानी होता है। अगर आप नैनीताल का पानी पियोगे तो ऑब्वियसली नैनीताल का पानी गंदा होगा झील का, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और पानी जो है गंदा हो जाता है। उसे हम मीटियोराइट कहेंगे हनी। दूसरे नंबर पे, अगर मान लेते हैं अगर ये फ्रेश वाटर है तो बिल्कुल सही, से फ्रेश वाटर है तो हम इसे पी जाएंगे। और अगर ये सॉल्ट वाटर है तो इसका हम क्या करेंगे? तो भी सर सिंपल है, हम इससे नमक बना लेंगे। हम नमक बना लेंगे। सांबर लेक इसका क्लासिक एग्जांपल है, हम इससे आराम से जो है नमक बना सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, लोग को कहेंगे आओ देखो झील है। लोग आएंगे, भर भर के आएंगे, भीड़ आ जाएगी और कहेंगे चलो जाओ इसमें जाओ, और तुम में जितनी भी जान बची है गाड़ी चलाकर जाओ, एक बोट ले जाओ मुझसे और जाओ धक्के खाओ। आधे घंटे, तुम्हें 1 घंटे का मौका दिया जाता है, वो अपने आप 15 मिनट में थक के वापसी आ जाएगा। ये आपके 3 केस बन जाते हैं यहाँ पे। चौथे नंबर पे आप कहेंगे यहाँ से आपको रिवर्स के ओरिजिन भी देखने को मिल सकते हैं, और सम लेक्स, कुछ ऐसी लेक्स होती है जहाँ से आपको नदियों के ओरिजिन भी देखने को मिल सकते हैं। क्या बात को समझ पाए? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी नदियाँ, लेक्स हैं जहाँ से आपकी जो है नदियाँ, इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। 5वां पॉइंट भी आया, ये भी लिखूंगा। आपका इरिगेशन पर्पसेस, यानी इसका पानी जो है आप सिंचाई के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आस-पास आप फसलें बोते हो, तो वैसे तो जनरली ग्राउंड वाटर के अंदर से जो पानी आ जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर है तो वहाँ पर भी होगा, बट फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपना इरिगेशन पर्पसेस के लिए। आप आराम से नोट करें। राक्षस ताल बिल्कुल सही, बायोडायवर्सिटी भी सही पॉइंट है, लेक मानसरोवर भी सही है, फिश आपको यहाँ से मिल सकती है बिल्कुल, फ्लोरा फौना बिल्कुल सही। चलो आगे चलते हैं। अब एक-एक करके टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो टाइप पढ़ाऊँगा वो है लगून लेक। लगून लेक कैसी होती है मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ। टूरिज़्म रिपीट। देखिए नैनीताल कोई घूमने क्यों जाता है? नैनीताल घूमने को इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे एक ताल है। वो ताल है नैनीताल। वहाँ पर एक लेक है जिसे हम बोलते हैं नैनी लेक या नैना लेक, और एक सड़क है जिसे माल रोड बोलते हैं, और मोमबत्तियाँ हैं। ये 3 चीज़ें हैं वहाँ पे, और आइसक्रीम खा लोगे और क्या कर लोगे, है ना? मोमबत्ती लोग खरीदते हैं वहाँ से, और वो मोमबत्ती कभी जलाते ही नहीं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये खत्म हो जाएगी। अरे शुरू तो करो, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? और आप जनरली वहाँ से कैंडल्स वगैरह की शॉपिंग करते हैं। एंड वो मेन जो डेस्टिनेशन है वहाँ का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ का लेक है, और इसका मतलब वो घूमने वाली एक जगह बन गई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। और ये जो लेक की मैं आपसे नैनी लेक की बात कर रहा हूँ, याद रखेंगे वो आपकी होती है, आपकी किडनी शेप की है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, आप बात कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ इस पेज पे। जो नैना लेक है, नैनी लेक भी इसे कई लोग बोलते हैं, नैना लेक जो आपका है, ये किडनी शेप की है। और इसकी जो डेप्थ है वो नापी नहीं गई है। आप अगर किसी बोट चलाने वाले से पूछेंगे, वो कहेगा कोई आज तक इसकी गहराई नहीं नाप पाया, इतनी गहरी है। मैं आपको बता दूँगा 99 मीटर गहरी है। उसे मत कहना, वो उसे अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, ठीक है? बाकी ये डेप्थ वैरी करती है अलग-अलग पॉइंट्स पे, और बस ये हल्का-सा ध्यान रखिए, करीब 100 मीटर गहरी है। नैना लेक आपको देखने को मिलती है नैनीताल में, और ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में। कभी भी कहीं घूमने जाएँ और कोई आपको कहे कि कुछ भी आपको उस इलाके के बारे में बताए, तो प्लीज़ अपना फालतू ज्ञान उसके सामने ना पेश करें, क्योंकि उसे अपना काम करने दें, ठीक है? मतलब ज़बरदस्ती का शो ऑफ आपको नहीं करना होता है। जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ़ वहाँ करें, वो आपका पेपर है। उसके अलावा दूसरों का मूड ना खराब करें अपने आधे-अधूरे ज्ञान से। लगून लेक जो है, अब इसे इसके बारे में हम थोड़ा-सा समझते हैं। लगून लेक कैसे बनती है? ये बनती है बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशियनिक, भाई बहुत बढ़िया है, वाटर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। यानी इसका इसका मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ, चिंता ना करें। लगून्स जो हैं वो इसी शेप के होते हैं जनरली, यस जनरली आप कह सकते हैं। मैंने कैसे नापी है, मैं सरकारी साइट्स को जानता हूँ जहाँ पे ये डेटा दिया जाता है, बस मैंने वहाँ से उठाया है। बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर जो आपका है, ये ध्यान रखेंगे, ये लगून लेक से जुड़ा होता है। अब आपको थोड़ा-सा इसके बारे में समझाता हूँ। देखो होता क्या है, मान लेते हैं मैं आपको भारत का नक्शा बना के दिखाता हूँ। इस टाइप से अपना भारत का जो है नक्शा, शायद आपको पता होगा, ऐसा जो है दिखता है भारत, है ना? साउथ से। अगर मैं बहुत ज़्यादा ज़ूम करता हूँ, तो आपको यहाँ पर एक इलाका देखने को मिलेगा जो कि गड्ढे जैसा होगा। अगर मैं इसी को बहुत ज़्यादा और ज़ूम करता हूँ, तो हो सकता है मुझे कुछ ऐसा देखने को मिले। कंडीशन ये है कि इतना गहरा होना चाहिए, मतलब ये ऑब्वियस कंडीशन है कि ऐसा नहीं कहीं पर भी बन जाएगी, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इतना गहरा होना चाहिए, या फिर हो सकता है आपको इतना गहरा जो है करीब देखने को मिले ही मिले, तो हो सकता है इतना गहरा हो, तो ज़्यादा अच्छा है। यानी आपको कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक पॉकेट टाइप अंदर बननी चाहिए, तभी ये लेक आपको देखने को मिलती है। अब होता क्या है, यहाँ से आपका जाकर पानी बार-बार टकराता है,
और वो पानी जो है अंदर भर जाता है, कभी पानी यहाँ से बाहर आता है, कभी पानी टकराता है, तो धीरे-धीरे क्या होता है, पानी के अंदर सेडिमेंट्स होते हैं, वो सेडिमेंट्स जो है यहाँ पर बॉटम ऑफ द सी पे इकट्ठे होने लग जाते हैं। और ये जो है इकट्ठे होता है, कुछ साइड से इरोजन होता है बिकॉज़ बार-बार पानी जो है जाके टकराता है, और फिर ये जो इरोडेड मटेरियल होता है, ये ज़मीन पर इकट्ठा होते-होते आगे-पीछे होने लगता है, और एक ज़माना ऐसा आता है, जब ये अंदर की तरफ ट्रैप हो जाता है। बिल्कुल, आप भेज दें, बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। यानी ये जो है धीरे-धीरे यहाँ पे ट्रैप बन जाएगा। क्या 1-2 साल में होगा? नहीं, इसमें सैकड़ों साल लगेंगे, बहुत समय लगेगा, और धीरे-धीरे आप देखेंगे यहाँ से ऊँचाई इतनी बढ़ जाती है कि ये पानी का जो हिस्सा है, ये बाकी ओशन से अलग हो जाता है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? धीरे-धीरे ये भी जो है एक लैंड का रूप ले लेगा यहाँ पर, और भले ही ये बहुत मोटा पीस ऑफ लैंड नहीं होगा, लेकिन कुछ-कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा, और अ लेक इज़ क्रिएटेड, ये अंदर की तरफ आपको देखने को मिलता है एक लेक, और इस लेक को हम बोलते हैं लेगून लेक। और प्लीज़ कोशिश करेंगे कि जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, और उसके बाद जो चाहें पढ़ सकते हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं है इन डेटा की। अगर आप यूपीएससी के लिए भी पढ़ेंगे तो यही डेटा इसे थोड़ा-सा आप बढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा-सा एसएससी ओरिएंटेड डेटा आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन टैब खोल देते हैं, नॉट क्लियर, ठीक है। हाँ, एक बार चलो भाई, बिल्कुल लखनऊ तो मैं कई बार गया हूँ। चलिए बाकी प्लान करते हैं, बिल्कुल प्लान करते हैं। चलो, यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गए। आपको मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो ध्यान से बात को समझना। जब यहाँ से पानी अंदर की तरफ जाएगा, तो क्या साइड का जो ये मिट्टी-विट्टी है सब टूटने लगेगी, और लंबे समय में यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये अपने साथ पार्टिकल्स वगैरह को लेके आएगा, बैकवर्ड मूवमेंट इसे हम बोलते हैं, और फिर अंदर से बाहर जाएगा, तो यहाँ पर कुछ समय के बाद आपको चीज़ें इकट्ठी होने लगेंगी, और इसे हम कहते हैं कि आप एक लगून लेक जो है यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब मान लेते हैं आपको अभी भी समझ नहीं आया, तो लेट इट गो, बिकॉज़ इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। हम कोशिश करते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है उसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे देते हैं, कि अगर नहीं भी समझ आया तो कम से कम अपना आंसर तो टिक हो जाए। लगून लेक्स इन इंडिया, लगून लेक्स ऑफ इंडिया, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़नी है, जो एसएससी पूछता है। कोई गेस करना चाहेगा? चिलिका लेक, ओडिशा, और वेम्बनाड लेक, ये आपको शायद नहीं पता हो, केरल है, ये भी एक लगून लेक है। और पुलिकट लेक, पुलिकट जो आपका है, ये बॉर्डर पे है, वैसे आंध्रा ही जनरली माना जाता है। ये 3 आपके ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये मेन 3 लगून लेक्स हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमेशा ही यहाँ पर समुद्री पानी आ रहा है, तो लगून लेक्स आर ऑलवेज सॉल्ट वाटर लेक्स। जी हाँ, आप इसी तरीके समझ सकते हैं ममता। सॉल्ट वाटर लेक, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमेशा ही सॉल्ट वाटर लेक्स होती हैं, और दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, ऑलवेज नियर सी। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगी, बिकॉज़ जनरली जो ओशियनिक पानी होगा, जब वो आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा काफ़ी साल तक, तब जाके लेक का क्रिएशन आपको देखने को मिलता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पर कवर करे हैं। दूसरे नंबर पे, बट डेड सी इज़, समझाएँ, मतलब बेटा आगे बताएँ थोड़ा-सा, मतलब किस टाइप से आप जानना चाह रहे हैं? दूसरे नंबर पे आता है आपका, नहीं, इट इज़ नॉट अ लेक, मतलब बिकॉज़ डेड सी जो उसके अंदर खारापन है, वो इस वजह से है बिकॉज़ वहाँ पे नदियाँ जो है पानी दिए जा रही हैं, और इवेपोरेशन हुए जा रहा है। इवेपोरेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, जो नमक है वो वहीं रुक रहा है, और पानी हटता जा रहा है। भाई बहुत बढ़िया। स्लाइड देखें, अरे भैया, क्या होता है स्लाइड्स का? स्लाइड्स की लगा दूँ ठेली। ये जोक मुझे हर बार याद आता है, लेकिन मैं आधी बार भी नहीं मारता। नहीं, कैस्पियन सी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ ओपन सी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। चलो, टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक लेक का मतलब हो गया जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। मैं एक काम करूंगा, एंड में रिपीट कर दूंगा, चिंता ना करें। टेक्टोनिक लेक वो होती है, मान लेते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स थी कहीं पर इस टाइप से। अब ये प्लेट्स ना हम सीधी बनाते हैं, ऐसी जरूरी नहीं है इसी टाइप से सीधी हो सकता है प्लेट कुछ ऐसी भी हो सकता है आपकी ऐसी भी तो हो सकती है ना प्लेट एग्जैक्ट सीधी, तो चलो हम बना देते हैं, बस एक्चुअल में तो हल्की मुड़ी हुई होती है। और एक और दूसरी प्लेट होगी जो यहाँ पर मान लेते हैं इस टाइप से आपकी है। एक तीसरी होगी जो मान लेते हैं यहाँ इस टाइप से कनेक्टेड है। अब मान लेते हैं किसी वजह से इसमें खिंचाव आया और बीच में थोड़ा सा गैप बन गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ लंबे समय में हो सकता है यहाँ पर आपको एक लेक देखने को मिल जाए, कि अगर मान लेते हैं इस पे खिंचाव आ गया, कुछ हो सकता है इस इसके बीच में ये खिंचाव आ गया, तो हो सकता है यहीं पे आपको लेक देखने को मिल जाए। यानी ये तभी बनेगी जब प्लेट्स जो है आपस में दूर हो जाएंगी। यानी ये तब बनेगी जब प्लेट के बीच में गड्ढा एक बन जाएगा, और टेक्टोनिक लेक्स आपको तभी देखने को मिलती है जब दो प्लेट्स जो है आपस में दूर चली जाती है। मैं उम्मीद करूँ आप बात समझ पा रहे हैं। जो हमारी नैनी लेक है, नैनीताल जो है, ये आपका टेक्टोनिक केस में आता है। और एक आपने सुना होगा गंगाबल और मानबल, ये जम्मू कश्मीर की लेक्स हैं, ये भी टेक्टोनिक ओरिजिन की लेक्स हैं।
आप फटाफट से नोट करें, प्लीज डेटा पे ज्यादा फोकस करें, प्लीज डेटा पे ज्यादा फोकस करें, बिकॉज डेटा जो है आपका ज्यादा पूछा जाता है। बट ये तो नीचे होंगे, आपने बताया तो समझा नहीं बेटा। ये ओवरऑल जितना भी वो इलाका है, क्योंकि प्रदीप जब हम जाते हैं देखिए सात ताल, भीमताल, नकुचिया ताल, नैनीताल, ये जितने हैं सब एक साथ ही लाइन से पढ़ते हैं। लेकिन सबसे फेमस नैनीताल इसलिए क्योंकि एक तो ऊपर की तरफ है, दूसरा पानी काफी ज्यादा है, सबको एक इसी के अंदर आप कंसिडर कर सकते हैं एक साथ। चलिए बहुत बड़े क्लब है। चलो आगे चलते हैं। अगले नंबर पे आता है आपका क्रेटर लेक। ये आपका वॉल्केनिक एक्टिविटी के चक्कर में बनता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के चक्कर में बनता है। बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, आंसर इज चिलिका लेक। बिगेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, आंसर इज सांबर। ब्लैकिश वाटर लेक चिलिका, इनलैंड सांबर। आपका जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है उसकी वजह से आपका क्रेटर लेक बनता है। आप सबको पता होगा जब ज्वालामुखी की बात हम करते हैं तो कुछ इस टाइप से आपको ज्वालामुखी जो है देखने को मिलता है। मान लेते हैं ज्वालामुखी ठंडा हो गया है, तो क्या एक गड्ढा यहाँ पर बना नहीं रह जाएगा? इसे हम क्रेटर बोलते हैं उसका। क्रेटर यानी ऊपर वाला जो इसका गड्ढा होता है। यहाँ पर लंबे समय मान लेते हैं पानी भर जाता है किसी वजह से, तो ये जो है आपका एक लेक का रूप ले लेगा और ये क्रेटर लेक के नाम से जाना जाएगा। यानी ये बनती है जनरली माउथ ऑफ वॉल्केनो पे। ये इंडिया में ऐसी लेक आपको देखने को नहीं मिलती है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? बोरिंग डेटा है, मैं मानता हूँ, कौन मना कर रहा है, फिर भी पढ़ लो क्योंकि पेपर पूछता है। मैं खुद वही इंसान हूँ जिसने आपको हंसी मजाक कर करा के पूरा नॉर्थ ईस्ट, गंगा, ये वो सब पढ़ा है। कितने एक्साइटेड थे अपन लोग उस समय, है ना? तो जब वो हमने पढ़ा तो कोशिश करो इसे भी अपने हाथ से निकाल जाओ, बिकॉज पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा। मैं एक काम करूंगा, एक टाइप और बताता हूँ, उसके बाद आपको चारों टाइप में रिपीट कर दूंगा। आखिरी टाइप जो आपका आता है वो आता है मीटियोराइट लेक। मीटियोराइट का मतलब आपको पता ही होगा, जो पृथ्वी पर आकर गिरा है अभी अभी, उल्का पिंड जिसे हम बोलते हैं। और उसने क्या करा होगा, पृथ्वी की सतह के ऊपर हल्का सा यहाँ पर गड्ढा कर दिया होगा इस टाइप से, क्योंकि आगे अभी भी जो है टकराया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझ पा रहे हैं। इसने जो है अभी अभी ये गड्ढा भी करा होगा। अभी गड्ढा होने की वजह से क्या होगा, लंबे समय में इसमें पानी भर गया होगा, चाहे वो ग्राउंड वाटर की वजह से आया हो या अंदर से आया हो, ऊपर से आया हो। और इसके अंदर जो है आपका पानी भरने की वजह से आप कहेंगे ये एक मीटियोराइटिक लेक बन चुकी है, या मीटियोराइट लेक बन चुकी है। क्या मैं उम्मीद करूँ आप बात समझ पा रहे हैं? डोरमेंट वॉल्केनो होगा बिल्कुल। अब ये आपको देखने को मिलती है महाराष्ट्र में, लोनार लेक। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? ये वही टूटते हुए तारे का कॉन्सेप्ट है कि टूटता हुआ तारा जो है उसका दिमाग ज्यादा खराब हुआ तो उस केस में आके टकरा जाएगा, और टकराने के बाद वहां पर गड्ढा कर देगा। अच्छा, टकराने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। जी हाँ, जिसका पानी पिंक हो गया था, तो इसी वजह से कोई खास खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली देखेंगे, थ्योरेटिकली अगर आप देखते हैं तो ये कहीं पर भी गिर सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ तक बात पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं। कुछ और चीजें मैं आपके लिए लिख देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आपने बढ़िया बात बोली है। नहीं, मैं आपको एक बढ़िया चीज समझाता हूँ। बड़ी पॉइंट आपका बढ़िया है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक चीज समझाता हूँ। जब भी आप मान लेते हैं, आपने कभी डो देखा है, आटा, गूंदा हुआ आटा, गूंदा हुआ आटा जो भी आप उसे बोलते हैं। अब अगर आपको मौका मिले तो आप उसमें काम कर सकते हैं। छोटी सी एक भारी बॉल, कोई स्टील की बॉल, अब ऑब्वियसली ये घर वालों के सामने मत करना, कुटाई हो सकती है। आप उसके अंदर बहुत ही दूर से अगर आप उसे फेंकते हो, मान लेते हो उसकी सरफेस ऐसी है, तो क्या वो बॉल ऐसी जाके अटक जाएगी? नहीं, वो कुछ इस टाइप का शेप नहीं ले लेगी, चाहे बॉल आपकी यहाँ पर होगी, क्योंकि उसके पास जो एनर्जी है वो उसे अंदर दबा देगी और यहाँ पर पानी भरेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए। चल आगे चलते हैं। अब कुछ और नाम मैं आपको यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूँ, कुछ और नाम मैं आपको यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूँ। उसके बारे में जनरली इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा हम सोचते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर से कोई खदान निकलेगी, उसमें हमें कुछ ऐसा मिलेगा, एलियंस के बारे में पता लगेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत छोटा होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। यानी अगर बहुत छोटा भी है तो वो जब टकराएगा तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा फैलता है कि वो दूर तक चीजों को छिड़का के रख देता है और वहीं पर लंबे समय में पानी जो है भर जाता है। अब बड़े ही ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। कुछ इलाके हैं, कुछ राज्य हैं जहां पर कुछ आपकी लेक्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इन्हें बड़े ही ध्यान से आप समझेंगे। जैसे उत्तराखंड आपका है, उत्तराखंड में आपको बहुत सारी लेक्स देखने को मिलती हैं, जिसमें नैनीताल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो भीमताल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारी है, जैसे कि सात ताल है, नकुचिया ताल है। अब इनकी कहानियां भी है, ऑब्वियसली वो कहानियों के बारे में तो हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं कि एक समय था जब एक वहाँ राजा रहा करता था। जब राजा काम पे चले जाता था तो कोई आकर दरवाजा खटखटाता था, अंदर से रानी पूछती थी कौन हो, तो वो कहता था खोलो, तो रानी नहीं खोलती थी। एक बार क्या हुआ, राजा को रानी ने बताया भाई ऐसे ऐसे आपके जाने के बाद कोई मुझे परेशान करता है। अब जो राजा है उसने कहा मैं घर ही रुकूंगा तलवार लेके, चिंता मत करो, अगली बार जब वो कहे तो दरवाजा खोल देना।
अगली बार फिर वही आवाज आती है कि खोलो, और ये रानी जो है दरवाजा खोल देती है, तो बहुत ही सारा पानी जो है अंदर आ जाता है और वहां पर सब कुछ तहस-नहस हो जाता है और वो जो आपका पूरा इलाका एक ताल बन जाता है। अब ऑब्वियसली दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एसएससी, राइट? चलो आगे चलते हैं। उत्तराखंड जो है ये आपका नैनीताल, भीमताल और सात ताल, नकुचिया ताल, ऐसे बहुत सारे आपके जो ताल है वो आपको देखने को वहां पे मिलते हैं। मुझे बताएं भाई कहानी कैसी लगी आपको? थोड़ी स्पीड में सुनाइए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ फ्रेशन अप हो गए होंगे आप लोग। चलो, उत्तराखंड में नैनीताल है और भीमताल है। इसके अलावा कुछ और इलाके हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। चलिए बढ़िया है। यहाँ पर आपको गंगाबल, मानबल, दल लेक, वूलर लेक, अनंतनाग, और कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ, वेरीनाग और शीशनाग। ये कुछ नाम है, देखिए जरा। चले बिल लाजवाब, बहुत बढ़िया। जी हाँ, क्या यहाँ तक आप बात पूरी तरीके से समझ चुके हैं? अनंतनाग लिखा, उस अनंतनाग जिला भी है, शायद आपने सुना होगा। आराम से आप नोट करें। स्टोरीज मुझे काफियों की पता, लेकिन मैं डिस्कस नहीं करूं। नहीं नहीं, दीज आर नॉट मीटियोर लेक्स। मैं आपके लिए एक हेडिंग डाल देता हूं, सम इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। ये एक नया हेडिंग आप डाल सकते हैं, जिसके बाद आपको मैंने स्टेट वाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले उत्तराखंड और उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर। ये टू नहीं नहीं, ये मुझे नहीं लगता सच्ची कहानी होगी, बिकॉज मतलब मैं ये सब नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ चटपटी कहानियां हैं, किसी को सुना सकते हैं आप इसे। काफी सारी कहानियां मेरे पास ऐसी, काफी सारी। चलो आगे चलते हैं। एकदम सच्ची कहानी है, अच्छा चलिए बढ़िया है, आगे चलते हैं। यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बिल्कुल। चंडीगढ़, सुखना लेक, बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और यहाँ पर भी जो है आपको वही बोटिंग हो गया और रोडियो हो गया, गेम्स हो गए, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं टाइप वाइज डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, सारी लेक्स एक साथ लिख रहा हूँ, चाहे वो कैसी भी लेक हो, कैसी भी, आर्टिफिशियल हो या फिर मीटियोराइटिक हो या फिर वो वॉल्केनिक हो। मतलब वॉल्केनिक तो नहीं होगी, इन जनरल कोई सी भी लेक हो, मैं सीधा यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ। आपको सिर्फ ये पूछेगा सुखना लेक कहाँ पर है, जिससे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा राजस्थान, कलर चेंज करता हूँ मैं, राजस्थान, सांभर, टिडवाना, पिछोला, पिथौरगढ़, और आपका राजसमंद और जय समंद। ये कुछ नाम है। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है श्रेय, जहां तक नदी का पानी जमीन के अंदर से कहीं तक जा सकता है। जैसे आपको एग्जांपल में देता हूँ, यहाँ से नदी जो है बह रही है, अगर इसका पानी यहाँ तक के गांव में भी जा सकता है, मान लेते हैं इतने इलाके में जा सकता है, जिसका कैचमेंट एरिया हो गया। बेसिन भी आप समझ सकते हैं बेसिन के रूप में, आप आराम से नोट करें। अच्छा, जो इस मूड में है कि सर इनका जिला तो बताओ, सांबल लेक कहाँ पर है, डिडवाना कहाँ पर है, तो कृपया गूगल का इस्तेमाल करें, जितना पढ़ना है पढ़ें, इनकी फोटोएं देखें, इनकी वीडियो देखें, और देखें वहां पर कहाँ घूमने की जगह है। गूगल मैप पे भी देखें, टरेन देखें, हाइट देखें, जगह देखें, सीएम देखें, पीएम देखें, सब देखें। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लेक्स पढ़ा रहा हूँ, तो आपको वही यहाँ पर उसी तरीके आपको पढ़ाया जाएगा बस। क्या आपने यहाँ तक सब नोट कर लिया? पिछोला है, उसके बाद फिर पिथौरगढ़ या पिथौरागढ़ है। इज दिस द क्लास सर? समझा नहीं। अगर आप मतलब इंग्लिश वो फैंसी वाली में कह रहे हैं, तो इसके बाद कुछ क्लासेस ऐड होंगी। नहीं, लास्ट नहीं है, इसके बाद कुछ क्लासेस ऐड होंगी। आई सपोज मिनिमम ऑफ 2 क्लासेस आपकी मैं ऐड करूंगा। इसके बाद उड़ीसा। अच्छा, कभी कभार मैं अगर टांग खींचता हूँ तो उसे दिल पे मत लगाया करो, वो बस ऐसे ही होता है। कभी उसे बुरा लगा करे तो मुझे आप बता जरूर दिया करो। उड़ीसा में चिलिका लेक आपको देखने को मिलती है, और आंध्रा पे बेसिकली आंध्रा तेलंगाना एक साथ है, आंध्रा ही बॉर्डर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपको पुलिकट देखने को मिलती है। और इसके अलावा आपकी केरला में बताएं, वेम्बनाथ देखने को मिलती है। यहाँ तक आप नोट करें फटाफट। इसके बाद आपकी, 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 इस
बहुत सारी है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और आपका महाराष्ट्र के अंदर लोनार लेक है। यहाँ तक आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही प्रदीप, नेहरू ट्रॉफी उसे बोलते हैं। और आपने मूवी में भी देखा होगा, बागी में शायद है वो सीन। मतलब सबसे आगे इतना तगड़ा इंसान उन्होंने बोट के बैठा रखा है, मतलब एरोडायनेमिक्स जैसा कुछ है ही नहीं। क्या कहे बस इन्हें। अब फिजिक्स मैंने पढ़ रखी है तो मुझे इतना बुरा लगा, और वो भी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब क्या ही हो रहा है। आगे सबसे पतला, सबसे स्लिम ट्रिम बैठाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, सीओजी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, स्टेबिलिटी ना ना ना, ये अपने लिए तो है ही नहीं। हम तो हिंदी मूवी बना रहे हैं। आगे चलते हैं। हैदराबाद, हुसैन सागर, और आपका नागर सागर, ये आप नोट करें फटाफट। बिल्कुल सही। यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिए, और आपसे मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये तो बहुत इजी है, भोजताल। भोजताल। और इसके अलावा मणिपुर, लोकतक लेक, केबुल लामजाओ। बताता हूँ अभी। नेशनल पार्क, बिल्कुल सही है। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये ध्यान रखेंगे। लोकतक लेक पे, जिसका नाम है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर के अंदर पड़ता है। एक बार आपको सारी स्लाइड्स दोबारा दिखा देता हूँ। हमने बहुत सारी लेक्स यहाँ पे नोट करी हैं, आप जैसा देख सकते हैं। दो यहाँ पर हमने उत्तराखंड में देखी है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 हमने यहाँ पर 9 लेक्स देखी है। 3 और 7 और 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 हमने कवर करी है। और बाकी आप जितनी चाहे और भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। फ्लोटिंग नेशनल पार्क का मतलब है पानी के ऊपर तैर रहा है। शायद आपने कभी देखा होगा, फोटो आप एक बार देखेंगे तो आपको ऐसे रिंग्स दिखेंगे, इस टाइप के आपको रिंग्स देखने को मिलेंगे। न्यूज में है, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एटसेट्रा ये जो है एरिया तबाह हो रहा है। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। गए हैं तो बहुत बढ़िया है, डांसिंग डियर भी इनसे एसोसिएटेड है। और एक जगह है जहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है, जो कि पानी के ऊपर है। कोई बता सकता है जम्मू कश्मीर वाले इलाके में है, कौन सी जगह आपको देखने को मिलेगा? फोटो भी मैंने आपको दिखाई थी, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस पानी के ऊपर है, मतलब एक नाव आप मान सकते हैं बहुत बड़ी। और यहाँ पर आपको देखने को भी मिलता है। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सारी बात जो है समझ चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सीख पाते हैं। अब बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे, और आप मतलब मैंने वो लिखवाए देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप जो चाहे पढ़ सकते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो मैंने आपको रिवर सिस्टम में पढ़ाए होंगे, तो वो स्पेसिफिकली यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ। कुछ नाम ऐसे हैं जो कि हमने कहीं और पढ़े हैं, तो स्पेसिफिकली मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। कुछ ऐसी लेक्स है जिनका डिस्कशन करना डिटेल में बनता है, जिसमें एक नदी आती है, एक लेक आती है जिसका नाम चिलिका लेक है। यानी जब सबका टॉपिक खत्म होता है तो अपना टॉपिक तो शुरू होता है। उसका वेम्बनाड लेक है, सबसे लंबी लेक है, वो आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। आज पड़ोस में आईटी रेड हो गई। अरे आप अनुराग कश्यप या तापसी पन्नू के पड़ोसी हैं। चलो चिलिका लेक की बात करते हैं। चिलिका लेक जो आपकी है, चलिए बहुत बढ़िया, आप सीख पा रहे हैं। ये जो है आपकी अच्छा एमपी है, ठीक है ठीक है। लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया एरिया वाइज। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया जो है आपकी चिलिका लेक है, और आपको उड़ीसा में देखने को मिलती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कैसी लेक है सर, अब आप हमें बताएंगे, हम आपको नहीं बताएंगे, बताएं फटाफट। लगून लेक है। लगून लेक कह सकता हूँ, लगून, या फिर मैं इसे सॉल्ट वाटर कह सकता हूँ, या फिर इसे ब्रैकिश वाटर भी कह सकता हूँ। सब एक ही बात है, कोई फर्क इनमें नहीं। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसे। एक छोटा सा फैक्ट और ध्यान रखेंगे, चिलिका लेक इज इंडियाज फर्स्ट रामसर वेटलैंड। ब्रैकिश लगून, ब्रैकिश 1981।
फटाफट से आप नोट करें। इतना क्यों परेशान होते हो? इतना कुछ पढ़ने को, इतना कुछ पढ़ने को है, तो क्यों ना सबसे पहले वो पढ़ा जाए जो सच में ही काम का है। जी हाँ, लॉन्गेस्ट नहीं हो गया, क्यों? बिकॉज लॉन्गेस्ट के केस में ना हम यहाँ पे वेम्बनाथ को मानते हैं, हम इसे मानते हैं आपका लार्जेस्ट लेक। दोनों में फर्क हो गया थोड़ा सा। आपको मैं बता जी हाँ, बिल्कुल। आपको मैं थोड़ा-सा इसके बारे में बता देता हूँ कि रामसर क्या है? रामसर इज़ अ सिटी इन क्या? सबसे पहला सवाल। वहाँ पर बैठ के कुछ लोगों ने एक बंद कमरे में एक फैसला लिया। ईरान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ईरान के अंदर एक शहर है रामसर, और उस वहाँ बैठ के लोगों ने फैसला लिया कि देखो, जो भी ऐसे इलाके हैं, जो कि ज़मीन और पानी दोनों से एसोसिएटेड है, वो आपके वेटलैंड्स कहलाएँगे। और ये जो इलाके आपके हैं, ये इलाके आपके जो है बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इन्होंने कहा दुनिया में जितने भी ऐसे इलाके हैं, उन्हें स्पेशल आपका प्रोटेक्शन दी जाएगी। और इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इंडिया में ये बात आई है सबसे पहले, किसके लिए? आपकी चिलिका लेक के लिए सबसे पहली बात आई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी? ये सलाइन लेक है, ये आपको ध्यान रखना है, और बाकी जो चाहें आप पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं भीतरकनिका नेशनल पार्क का ज़िक्र नहीं करूँगा, बट आपको पता होना चाहिए कि भीतरकनिका नेशनल पार्क का भी क्या कोई कनेक्शन है कि ये फर्स्ट है तो वो भी कुछ है क्या? ये देखिए, समझदार को इशारा काफ़ी वाली बात है कि अगर आप समझदार हैं तो आप गूगल करेंगे, आप पढ़ेंगे उसके बारे में, और आपको अपने पास नोट करना होगा कि अगर ये पहला है, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क क्या है, कहाँ है, किसके लिए फेमस है? क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। और वो क्यों मैं आपसे रामसर साइट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। कृपया होमवर्क ईमानदारी से करा करें। इसके बाद आती है आपकी अयो सांभर, यानी सांभर लेक। सांभर लेक जो आपको देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। और इसका मतलब ये किसी ओशियन या सी से कनेक्टेड नहीं है। ये एक इनलैंड लेक हो गई, यानी इसका डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है अरेबियन सी से, कोई कनेक्शन नहीं है इसका बे ऑफ बंगाल से। इनलैंड लेक हो गई। और याद रखेंगे, मोस्ट सेलाइन लेक ऑफ इंडिया। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सही। यानी यहाँ पर जो खारापन है वो सबसे ज्यादा है, यानी ये, और जो देश का नमक है वो यहीं से बनता है। अभी देश का नमक को टाटा की ऐड नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल जो इंडिया का नमक है उसका 9% ऑफ इंडियाज सॉल्ट ये यहाँ से आता है। और राजस्थान का अराउंड 90% जो है वो यहीं से आता है। 90% ऑफ राजस्थान एंड 9% ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे, ये सांबर लेक से ही आता है। और ये आपका, इसके सबसे ज्यादा पास कुछ इलाके आपने सुने होंगे, पंचायती राज से जुड़ा एक इलाका नगौड़, आपने जयपुर सुना होगा। ये इन इलाकों के पास है। जो सोचना, जो पता करना चाहते हैं किस इलाके में है, तो इस इलाके के आसपास आपको सांबर लेक, अगर आप कभी घूमने जाएंगे तो जो करीब जो इलाके हैं फेमस, वो आपके नगौड़ है या फिर जयपुर एक ज्यादा फेमस रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस पेज को आप समझ चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है, आगे चलते हैं। 2 लेक्स मैंने आपको डिटेल में बताई हैं, और तीसरी लेक आपकी आती है, उसका नाम है आपका वेम्बनाथ लेक। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 4 लेक्स में आपको ऐसी पढ़ा दूं जिनसे 90% ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। कभी भी आप नोटिस करना, पीवाईक्यू उठाना, अगर लेक से 20 सवाल होंगे तो 20 में से करीब 15-16 सवाल ऐसे होंगे जो इन चारों के ऊपर ही घूम रहे होंगे। तो इसलिए मैं आपको इसे अलग से पढ़ा रहा हूँ। वेम्बनाथ लेक जो आपकी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। ये सबसे पहली बात आपको कहाँ देखने को मिलती है, कोई बता सकता है? ये आपको देखने को मिलती है केरला में। ये भी एक लगून लेक है, और ये लॉन्गेस्ट लेक है। बिल्कुल सही। 96 किलोमीटर लंबी है, ये ध्यान रखेंगे। करीब 100 किलोमीटर लंबी हो गई ये लेक। मतलब ऑब्वियसली शुरू से एंड तक जाना बहुत ही मुश्किल काम रहेगा, और बहुत ही लंबी लेक हो गई आपकी। लगून लेक है, लॉन्गेस्ट है, 96 किलोमीटर लंबी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर बोट रेसिंग करी जाती है। बोट रेसिंग इवेंट होता है बहुत ही फेमस, जो कि आपका होता है नेहरू ट्रॉफी के नाम पे। आपने देखा होगा गाना, मैं नाचूं आज छम छम छम। तो वो जब गाना खत्म होता है, या पता नहीं उससे पहले, ये बीच में जो है वहाँ की शूटिंग दिखाते हैं, जहाँ पर उसे आगे बैठा रखा होता है उन्होंने। एक अकेले इंसान को उठाकर आगे ले जाने के लिए कितने सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं, और वो जो है कुछ नहीं कर रहा होता। मतलब फिर तूने चप्पू पकड़ा ही क्यों है? तो फेंक दे उसे पानी में, वजन ही कम कर दे, मोमेंटम में ही थोड़ा फायदा हो जाए। यहाँ तक, और उससे भी बढ़िया खुद कूद जाए। आपसे वेम्बनाथ लेक की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक केरल, लगून, लॉन्गेस्ट 96, बोट रेसिंग, नेहरू ट्रॉफी, ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं। जी हाँ, मूवीज में देख लेता हूँ जब मुझे मौका मिलता है, कोशिश करता हूँ जितनी ज्यादा देख सकूँ। आगे चलते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अगले नंबर पे आती है आपकी लोकतक लेक। लोकतक लेक की हम थोड़ी सी बात करते हैं। अब लोकतक लेक जो है मणिपुर के अंदर आपको देखने को मिलती है, और मोइरांग जिला है, मोइरांग
डिस्ट्रिक्ट, आजकल डिस्ट्रिक्ट से सवाल बनने लग गए हैं, एसएससी को पेट नहीं भरता इसका राज्य पूछ के, इसलिए कहता है चलो जिला बताओ। अब जिले से काम चल जाएगा तो कहेगा चलो इलाका बताओ, चलो पिन कोड बताओ, बताओ भी बताओ पिन कोड क्या है आपका इस इलाके का। शुरू शुरू में क्या करेगा, दिल्ली पूछ लेगा आपसे और आप खुश हो जाओगे। अब आप ये भूल जाओगे दिल्ली के भी मल्टीपल पिन कोड है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, आपको लगेगा वही दिल्ली 6 ही आंसर है। दिल्ली बहुत बड़ा है, तो कोई लिमिट नहीं है स्ट्रैटेजी की, बट जितना आप कर सके उतना आप आराम से करके जाएं। लोकतक लेक मणिपुर से एसोसिएटेड है, मोइरांग नाम का जिला है। और इस चीज को ध्यान रखेंगे, दिस इज the only freshwater lake of northeast India, ये आप ध्यान रखिए। ओनली फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के ऊपर पड़ता है आपका ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसका आपका नाम है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का, बिकॉज इंडिया में तो बहुत सारी है ना, जैसे वूलर है और भी बहुत सारी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का यही है बस। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके। केबुल लामजाओ, LAMJAO। एक और लेक रह गई जो कि इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है? वूलर लेक। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से सुदर्शन झील इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमने उसे वहां कवर करा है। वर्ल्ड का वूला लेक जो आपका है, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलती है, और एक फ्रेश वाटर है नेचर में, और झेलम नदी इससे पास होती है। की पॉइंट्स में हम लोग खेल रहे हैं जैसा आप देख पा रहे होंगे। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पोलीकट की बात भी चलो कर ही लेता हूँ, ये आपको आंध्रा प्रदेश बॉर्डर पर देखने को मिलती है। ये एक आपकी जो है सेलाइन वाटर लेक है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? जनरली हम उसे जो है क्रेटर लेक के मतलब रेफरेंस में पढ़ते हैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी मैंने लेक खत्म नहीं करा है, कुछ और चर्चा करनी बाकी है मेरे दोस्तों, चले आगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं कि आपके 50-50 घंटे के कोर्स क्यों है, बिकॉज कंटेंट इतना सारा है जो कि आपको कवर करना होता है। लेक में मैं सिर्फ ये भी पढ़ा सकता था, देखो आपको समझना होगा, लेक में मैं सिर्फ ये 2 पेज भी पढ़ा के आगे बढ़ सकता था, मैं ये मीडियोराइट्स वगैरह भी समझाना स्किप कर सकता था, और टाइप्स ऑफ लेक भी छोड़ सकता था, और आखिरी के पॉइंट भी, लेकिन मैं सब कुछ कराता हूँ, इसी वजह से टाइम आपसे ऑब्वियसली ज्यादा लेता हूँ। आगे चलते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं वर्ल्ड की। आप बस साथ साथ पढ़ते रहे शर्मा, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ के। चलिए बहुत बढ़िया, आप सीख पा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो लेक है, याद रखेंगे, अगर मैं आपसे फ्रेश वाटर लेक की बात करता हूं, वो आपकी है, अर्ज करें, यूएसए में लेक सुपीरियर। लेकिन यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से 2 देशों की बाउंड्री पे? यूएस कनाडा की बाउंड्री पे। भाई बहुत बढ़िया। और अगर आपसे कहते हैं ओवरऑल लार्जेस्ट कौन सी है? कैस्पियन सी। ये आपकी एशिया में पड़ती है, याद रखें। कोई एक देश नहीं है जिसके बीच में मल्टीपल देश इससे कनेक्टेड है, तो कोई देश का नाम यहाँ पे नहीं आता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है आपका डीपेस्ट लेक, ये है लेक बाइकल या लेक बाइकाल। ये आपकी रूस के अंदर पड़ती है, रशिया के अंदर। ये सबसे गहरी है, ये जैसा मैं आपको हर बार समझाता हूँ, ऐसे ही हंसी मजाक में वैसे ही समझा देते हैं कि मान लेते हैं इतनी ही गहरी है कि आप यहाँ खड़े होकर अगर इसके अंदर देखेंगे तो आपको टेंशन हो जाएगी कि भाई काल याद आ गया। यानी इतनी ज्यादा गहरी है कि आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार क्या है मृत्यु, कोई जवाब ही नहीं देगा, कोई होगा ही नहीं आसपास। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात जो है समझ पाए। यानी ये एक सिचुएशन है, याद रखेंगे, रूस में आपको देखने को ये मिलती है। अब एक सवाल है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी लेक जो है आपकी कैस्पियन सी है, याद रखेंगे। दुनिया की आपकी जो एक फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी लेक सुपीरियर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक सवाल आता है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक वो आपकी है, मैं लिख देता हूँ, लेक टिटिकाका। ये आपकी है साउथ अमेरिका में।
और इंडिया की हाईएस्ट कौन सी है ये बताओ। चलो सोलहमो, बहुत बढ़िया आकांक्षा, आपका आंसर हो, जिसने भी आंसर दिया बहुत बढ़िया। अब इसे सो लम्हो या फिर चो लेहामो कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये आपको सिक्किम में देखने को मिलती है। सिक्किम ये सबसे ऊंची लेक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक और सवाल बनता है वो ये है कि इंडिया डीपेस्ट भी तो कोई होगी ना, समझ रहे हो, हाईएस्ट और डीपेस्ट में फर्क। अभी ये है आपकी लेक मानबल, जिसे मानबल बोलते हैं, जम्मू कश्मीर वाली। एक और सवाल रह गया, जैसे इंडिया की सबसे लंबी ऐसे दुनिया की भी सबसे लंबी होगी कोई। अगले पेज पे बताता हूँ, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट भाई, बहुत बढ़िया। दुनिया की सबसे लंबी लेक कौन सी है? स्लाइड दिखाता हूँ, ये आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है लेक टिंगड़िंग, यानी लेक तंगानिक, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका टू बी एग्जैक्ट। अगर आपने थोड़ा आराम से कराओ प्लीज, ठीक है। मैंने बस बेटा नाम लिखा, आप आराम से इसे नोट करें। और अब मैं एक एक करके आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ, आप आराम से सारी स्लाइड्स देखिए, मैं आपको एक एक करके स्लाइड्स दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने वर्ल्ड की 2 लेक्स पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि फ्रेश वाटर लेक जो है वो लेक सुपीरियर है, ध्यान रखेंगे। और एक लार्जेस्ट में आप ध्यान रखेंगे कैस्पियन है। और इसके अलावा कभी कभार आपसे पूछता है नाइल जो है ना, सबसे लंबी नदी है बेटा, ये झील है वो नदी है, वो बहती है, ये रुकी रहती है। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट जो होता है, लार्जेस्ट होता है कार्तिक के सरफेस एरिया पे, यानी सरफेस एरिया कितना बड़ा है। और लॉन्गेस्ट होता है कि सबसे, अगर मैं उसके दूरियां देखता हूँ कोनों की, तो सबसे दूर कौन से 2 कोने उसके हो सकते हैं, इसके बेसिस पे। यानी अगर मैं चौड़ाई सरफेस एरिया देखता हूँ, ओपन एरिया, ये आपका होता है लार्जेस्ट। और लंबाई को अगर मैं देखता हूँ तो ये आपकी होती है, ये आपकी लॉन्गेस्ट होती है। यानी ये दूरी जो है बढ़ गई है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों, इसमें ये हो सकता है साइज में बड़ा हो, ये पतला ज्यादा हो। सरफेस एरिया जनरली देखा जाता है। और अनुराग यहाँ पर डिबेट चलता है थोड़ा, बिकॉज अगेन जनरली जो थॉट प्रोसेस इन लोगों का है वो सरफेस एरिया है, बिकॉज वॉल्यूम नापना थोड़ा मुश्किल होता है। बट लार्ज जनरली ऐसा भी माना जाता है कि जो ऊपर से बड़ी है वो अंदर से बड़ी होगी, और वैल्यूज भी आपकी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। कैस्पियन सी किसी एक देश में नहीं है, कैस्पियन सी जो है मल्टीपल देशों को छूती है, लेकिन रशिया भी उनमें से एक है, तो आप समझने के तौर पे कह सकते हैं। बट कौन सी कंट्री में आती है, आंसर वुड बी नन ऑफ दिस। कैस्पियन सी एक देश से नहीं जुड़ी है। हाईएस्ट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है मीन सी लेवल, ये यहाँ पर समुद्र है, और ये मैंने यहाँ से जमीन उठा ली, यहाँ आप खड़े हैं, और ये आपका जो है इस टाइप से आपने कुछ देखा, आपको देखने को मिलता है। ये जो लेक हो गई, ये तो सबसे ऊंची लेक हो गई, क्योंकि ये ऊंचाई है आपकी सी लेवल से। ये जो सी लेवल आप देख रहे हैं, ये इससे ऊंचाई जो है इसकी मैक्सिमम है। ये हो गई डीपेस्ट, क्योंकि इसके अंदर वाला पॉइंट, इसके बाहर वाले पॉइंट की जो गहराई है वो ज्यादा है, ये डीपेस्ट हो गई। और ये आपकी हाईएस्ट हो गई। लेक सुपीरियर क्या है, ओनली फ्रेश वाटर। लेक सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है दुनिया, सबसे बड़ी, याद रखेंगे। मैं इंडिया की आपको दिखाता हूँ, मैंने आपके लिए लिखवाई है बेटा। देखो मैंने कहा वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर हमने पढ़ ली है, यूएसए है। लार्जेस्ट जो है आपकी कैस्पियन है, एक सॉल्ट वाटर लेक है, ध्यान रखेंगे। और कभी कभार ना आपको जब कैस्पियन नहीं दिखता तो एक चीज और ध्यान रखेंगे, लेक है वन लेक, टर्की में। कभी कभार ये भी आपसे पूछ लेता है कि अगर आपसे कोई कहता है ना सलाइन वाटर में सबसे बड़ी कौन सी, सलाइन वाटर में अगर कहता है किसी एक देश के अंदर कौन सी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, हल्का सा ध्यान में रखेंगे, बस कोई ऐसा चिंता की बात नहीं है। नहीं भाई देखो, मैं पीडीएफ जैसा कुछ देता ही नहीं हूँ कभी। आप मुझे बताओ कि मेरे से आप लोग कम से कम 100-200 घंटे पढ़ चुके हो, मैंने कितने पेज दे दिए कि ये घर पे पढ़ लेना। मतलब पीडीएफ एक भी पेज नहीं दिया होगा, मैं सब कुछ क्लास में पढ़ाता हूँ। 100% ऑफ द कंटेंट में क्लास में डिस्कस करता हूँ, बिकॉज घर पे तो फिर किताब से ही नहीं पढ़ लूंगा मैं। अगर आपको नोट्स दिए होंगे तो वो बस आपको कहा होगा भाई पढ़ने हो पढ़ लेना, वरना छोड़ देना। ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होगा जो क्लास में डिस्कस नहीं होगा। अभी आपको बताते हैं अमरजीत, आगे चलते हैं। हमने इस पेज को देखा, उसके बाद हमने इस पेज को देखा, सबसे गहरी कौन सी है। हमने उसके बाद देखा कि सबसे ऊंची कौन सी है, लेक टिटिका का। सबसे इंडिया की सबसे ऊंची कौन सी है, सोल लम्हो आपको दिखेगा। और उसके बाद आपका जो है इंडिया डीपेस्ट जो है वो मानवल है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हो गई आपकी अफ्रीका के अंदर, ठीक है। सलाइन सॉल्ट वाटर में बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब एक बात और मैं आपको बता रहा था, कोई जैसे ये ना कैस्पियन सी ना, ये सी भी मानी जाती है, आपको पता होगा ये, लेकिन है लेक, है ना, ये तो आप समझ पा रहे हो। कभी कभार मान लेते हैं वो एसएससी आपसे खेलना चाहता है और कैस्पियन सी देता ही नहीं कि भाई बता दो सबसे बड़ी कौन सी लेक है खारे पानी की, तो क्योंकि वो सी मान लेगा, जो कि उसके पार्ट पे गलती है। कहने को वो सी है लेकिन एक्चुअल में लेक ही है, क्योंकि बंद है। तो ये नाम ध्यान रख लेना बस, वन लेक ऑफ टर्की, कि कभी कभार ये आपको ऑप्शन में दिखे तो आप उस पर भी जा सकते हैं। साइज के लिए सी बोलते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें जो है अच्छे से समझ चुके हैं। भाई बहुत बढ़िया, यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। काफी सारा डिस्कशन जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। इंडिया की डीपेस्ट लेक बेटा मैंने जरूर लिखी होगी, नहीं लिखी तो मैं लिख देता हूँ। हाईएस्ट इंडिया ये लिखिए, देखो मानबल जो है जम्मू कश्मीर में है और ये सबसे गहरी लेक है। सबसे ऊंची लेक जो इंडिया की होगी वो सिक्किम वाली होगी, आपकी सोलम है। इसे आप ध्यान रखें। आज स्पेशल क्लास नहीं होगी, जैसा मैंने आपको बताया था, आज की क्लास थोड़ी हैवी है। एंड इंडिया की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है वो वुलर लेक है, और इंडिया की लार्जेस्ट सलाइन वाटर है वो, देखो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। कुछ इंडिया की बात करते हैं, देखो अभी मजा आ जाएगा। लार्जेस्ट में दो सवाल बनेंगे, सलाइन, चिलिका, फ्रेश, आपका वूलर। तीसरे नंबर पे सवाल बनता है लॉन्गेस्ट, वेम्बनाथ, डीपेस्ट, करें ट्राई, मानबल, और हाईएस्ट। ये स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लेना। वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, क्या गाना था बढ़िया, मुझे वही याद आता जा रहा है। ये इंडिया के हो गए। और अगर इसी टाइप से मैं आपसे बात करता हूँ, डीपेस्ट लेक मानबल है। सलाइन का मतलब होता है खारा पानी, रमन जो खारा पानी होता है ना, जिसमें नमक पाया जाता है, उसे सलाइन बोलते हैं। और सलाइन जो होता है उसी को हम सॉल्ट वाटर बोलते हैं, और उसी को ब्रैकिश बोलते हैं। गंगा सबसे लंबी नदी हो गई, यानी वो बहने वाली चीज हो गई। ये जो हो गई आपकी झील हो गई, लेक का मतलब झील हो गया, ये इंडिया के नाम हो गए। ये सब के सब इंडिया के नाम हो गए। और अगले नंबर पे आपसे अगर मैं बात करता हूँ दुनिया की, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाए कैस्पियन सी। वन लेक भी ध्यान रख सकते हैं, कुछ नुकसान नहीं है। यहाँ पर हो गया लेक सुपीरियर, यूएसए वाली। दुनिया की सबसे लंबी नदी, सॉरी लेक, एक सेकंड पेन थोड़ा सा परेशान हो गया है। अफ्रीका, डीपेस्ट लेक बाइकल, रूस, सबसे ऊंची। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा होगा, साउथ अमेरिका, कि हाँ भाई सब सब है अपने पास, क्योंकि यही 5 कैटेगरीज बनती है। अब आप सोचो, अरे सर वो कौन सा पानी है जिसमें आप कहेंगे जिसमें मछली कम पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है? वो कौन सा है जिसमें अगर मैं देखूंगा तो मेरी शक्ल अच्छी दिखेगी? वो कौन सा है जिसमें इधर से कबूतर जाएगा उधर से साफ होकर निकल आएगा? तो ये बातें जो है मैं आपको नहीं बताने बैठा हूँ, क्योंकि ये सब बातें जबरदस्ती की होती है। आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात पूरी तरीके से समझ चुके हैं, आपको मजा आ रहा है सेशन लगाने में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑप्शन में कैस्पियन सी दिखेगा तो सीधा कैस्पियन सी पे टिक करना है, और सागर मतलब हमेशा के लिए है। ये इमरजेंसी है, मतलब ये एक इमरजेंसी, मतलब समझ रहे हो, एसओएस है। एसओएस मतलब सेव और सोल मेडिसिन है, कि ना मिले तो ही टिक करना, कैस्पियन सी दिखे तो यही डेफिनेटली बेस्ट आंसर है। मतलब ज्यादा पढ़ने पे नुकसान ना हो जाए, बस अपना ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सेशन में मजा आ रहा है। आज हमने बहुत कुछ कवर करा भैया, 2 सेशन अपन लोग लगा रहे हैं और हमने बहुत कुछ कवर करा। इंडिया की डीपेस्ट में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो बेटा। एसओएस की फुल फॉर्म होती है सेव आवर सोल। यानी मान लेते हैं कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर क्या करेगा, एक दवाई लिखेगा, और एक इमरजेंसी की दवाई लिखेगा जो तभी खानी होगी जब जिंदगी जो है खतरे में है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सीख पा रहे हैं। अब जिन्हें ऐसा लग रहा है क्लास ओवर हो गई है, क्या ही कहने उनके। मैं वो इंतजार कर रहा था, वो याद है ना, जैसे गुड्डू पंडित का इंतजार कर रहा था मुन्ना भैया ने, वैसे ही मैं इंतजार ही कर रहा था बस। चलो जी हाँ, अभी तो मैंने स्टार्ट करा है। चलो जी आगे चलते हैं। अभी तो मैंने आपसे कुछ बातें करी हैं, अब तो मैं आपसे कुछ और बातें करने लगा हूँ।
चलो देखो, बड़े ही ध्यान से मेरी बात को समझना। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। ये कुछ रैंडम डेटा है जो कि यहाँ पर हम डील करते हैं। कैस्पियन सी का एरिया कितना है, नॉट इम्पोर्टेंट, इसी वजह से मतलब यहाँ पर हम नहीं चलेंगे। बाकी आप चाहें एक बार गूगल करके चेक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं मतलब ये सब कवर नहीं करता। पेपर पूछ भी लेगा तो भी मैं कवर नहीं करूँगा, बिकॉज़ ये वो रैंडम कैटेगरी क्वेश्चन्स हैं। ये कुछ ऐसा है कि पेपर ने एक झटका मारा और हवा महल की खिड़कियाँ पूछी और बस सब खिड़कियाँ ही पढ़ने लग गए, मतलब सेंस नहीं बनता। मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप पढ़ना चाहें पढ़ें, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे आप आपसे एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्लैटिनम और सुपर प्लैटिनम में आप फ़र्क समझ पा रहे होंगे, बिकॉज़ यहाँ पर मैं जो डेटा आपको दे रहा हूँ बहुत ही बड़े लेवल का डेटा है। यानी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि वहाँ से उठाकर मैं यहाँ ले आया हूँ। स्टैटिक का कोर्स अगर नहीं आ रहा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपको मैं बहुत ही बड़े लेवल पे डेटा दे दूँ। चलो बहुत बढ़िया, आप सीख पा रहे हैं। चलो, इंडिया के पास बहुत मिनरल्स हैं। इंडिया के पास बहुत सारे मिनरल्स हैं और मुझे बताएँ, क्वेश्चन टैब तो आपका बंद है? अरे यार! ये पता नहीं क्या मसला है। अब बताएँ? चलो, मिनरल्स इंडिया के पास बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मिनरल्स अपने पास है ही हैं। मतलब कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो दूसरे देशों के पास हमसे ज़्यादा हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हम एक-एक करके उन पे डील करने वाले हैं। शुरू करते हैं एक ऐसे मिनरल के साथ जो हम सभी को चाहिए, जिसका नाम है डायमंड। आपने गाना भी सुना होगा, दिलजीत पाजी जो है वो कहते हैं, मैं इसके साथ वो तोलते हैं और इम्पॉसिबल बात करते हैं दिलजीत पाजी भी, बट कोई बात नहीं, इंडिया है, सब चलता है। डायमंड जो आपका है, याद रखेंगे, दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन and hardest naturally occurring substance and allotropy of carbon। और इसके अलावा ये जो है फिजिक्स वाले टोटल आप कहेंगे ब्रिलियंट शाइन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR आप जिसे बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, क्या मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। अब अपने को यहाँ पर डायमंड केमिस्ट्री वाला नहीं पढ़ना है, अपने को यहाँ पर डायमंड पढ़ना है, डायमंड ज्योग्राफी वाला। तो यहाँ पर हम इस बात को लिखने के बाद इसके अलावा इसकी कोई बात नहीं करेंगे, हम कुछ और डेटा पे खेलते हैं। डायमंड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, रशिया के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, अभी लिखवा दूंगा अगले पेज पे। ये नेचुरली पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है, तो ग्लास कटिंग में इसी का इस्तेमाल करा जाता है। शीशे को काटने के लिए डायमंड का इस्तेमाल करा जाता है। एक कार्बन का एलोट्रॉप है और ये जो है बहुत अच्छे से चमकता है क्योंकि इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इंडिया में याद रखेंगे, ये आपका पाया जाता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। पन्ना माइंस आपने सुनी होंगी शायद, मध्य प्रदेश की पन्ना माइंस है, याद रखेंगे। और इंडिया में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है और वर्ल्ड में जो है ये आपका रूस के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, रशिया के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ पाए। अब लेकिन डायमंड पॉलिशिंग या डायमंड कटिंग का काम ऐसा नहीं है वही होगा जो डायमंड है। डायमंड पॉलिशिंग के लिए फेमस एक जगह है सूरत, जो कि गुजरात के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये डायमंड की मार्केट नहीं है बहुत बड़ी, ये डायमंड की मार्केट नहीं है। डायमंड की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो आपकी है कहां पर, बेल्जियम के अंदर। ये सच नहीं है सुयश, ये सच नहीं है बिकॉज क्योंकि डायमंड नॉन रिएक्टिव होता है, तो ऐसा नहीं होगा। डायमंड मार्केट जो आपका है ये बेल्जियम के अंदर आपको देखने को मिलता है और बेल्जियम के अंदर एक चीज को ध्यान रखेंगे, इस वजह से इसे कहा जाता है डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नहीं ऐसा नहीं है यार, मैं आपको फिर एक काम कर लेता हूँ, आज सेशन खत्म होने के बाद डायमंड ढूंढता हूँ, कोई मिलता है कहीं से मुझे तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकता हूँ। भैया कल का सेशन मैंने ले लिया तो फिर तो नहीं होता होगा कोई नुकसान ना हो, कल के सेशन में मैं नहीं आया, खबर आई तो समझ जाना। यही कर सकते हैं हम आपके लिए बस। डायमंड मार्केट जो होता है याद रखेंगे, बेल्जियम के अंदर आपको सबसे बड़ी डायमंड मार्केट देखने को मिलती है। इन्हें देखो, कह रहे बस सर एग्जाम तक तो रुक जाओ, उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे। डायमंड पॉलिशिंग जो है वो सूरत गुजरात में बड़ी फेमस है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एक और चीज है कि वहां से डायमंड अभी निकाला नहीं गया, लेकिन रिजर्व बहुत बड़ा है। ये बताएं, बच्चे ने नाम लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, साउथ अफ्रीका की जगह है, इसे भी डायमंड सिटी कहते हैं। कोई बता सकता है? एक ने नाम लिखा था, के से नाम है, ट्राई करो, किम्बर्ले। डायमंड के जो रिजर्व हैं सबसे ज्यादा आपको किम्बर्ले के अंदर देखने को मिलते हैं।
ये आपका है कहाँ पर, साउथ अफ्रीका के अंदर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। ये वाला डेटा ही हम यहाँ पर जो है कवर करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पर जो हम डेटा कवर करेंगे, रिजर्व का मतलब निकाला जा रहा है, निकालना जाना है, यानी बाकी इलाके में तो आप कहेंगे निकला है, या डायमंड सबसे ज्यादा बनता है, हाथ में आता है, ठीक है। दोनों में फर्क है, वहां पर रिजर्व है, यानी वहां पर आप कहेंगे रुका हुआ है, वहां पर आप कहेंगे ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन, वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो रिजर्व है। आगे चलते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। फिर अफ्रीका करीब में क्यों आता है, देखिए अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में फर्क है। अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट हो गया बेटा, और जो साउथ अफ्रीका वो एक देश हो गया, दोनों में फर्क है। और अफ्रीका में मिनरल्स बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हें भी एक्सप्लॉइट करा गया बहुत बुरे तरीके, और क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने उन पर भी कब्जा जो है काफी ज्यादा करा हुआ था। और आजकल वहां पर आपस में जो उनके भेदभाव है, वो भेदभाव भी अंग्रेजों के चक्कर में मानता हूँ, बिकॉज जो उनकी बाउंड्रीज बनी हुई है, कभी आप नोटिस करना, ऐसे ऐसे बाउंड्रीज बनी हुई है। ये जो बाउंड्रीज है पूरे तरीके गलत है, बिकॉज जब इस तरीके की बाउंड्री आप बना देते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि ये इलाका और ये इलाका एक था, और ये इलाका और ये इलाका अलग अलग था। तो आपने जब इन्हें मिला दिया तो दो दुश्मनों को एक कर दिया और दो दोस्तों को अलग कर दिया। तो हर समय क्या होगा, ये दुश्मन इधर जाना चाहेगा, ये दोस्त इधर आना चाहेगा, और बॉर्डर पे आपके डिस्प्यूट्स बने रहेंगे। ये सारी गलती जो है आपकी अंग्रेजों की, मैं मानता हूँ यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। ब्रिटिशर से बढ़िया मैपिंग मुझे मेरी लगती है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक हम सारी बात जो है समझ चुके हैं। अब एक और आता है जिसे हम कॉपर बोलते हैं। कॉपर होता है तांबा, ठीक है भाई, सांबा, दिस इज तांबा। ये जो तांबा होता है, याद रखेंगे, ये आपका कहाँ से मिलता है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, उसके क्रैक्स में से आपको देखने को मिलता है। इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है, वहां से आपको ये देखने को मिलता है, याद रखेंगे। इसका इस्तेमाल किसमें करा जाता है, तारे बनाने में इस्तेमाल करा जाता है, और इसके अलावा यूटेंसिल्स बनाने में इसका इस्तेमाल करा जाता है। आप कहेंगे एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सीलेंट कंडक्टर कॉपर प्लेटिंग में, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब ये चीज ध्यान रखेंगे, इंडिया में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, प्रोडक्शन जो होता है, वो जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का है, क्वालिटी वाइज अगर आप बात करते हैं क्वालिटी के हिसाब से, तो वो होता है आपका राजस्थान के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमित। और चोरी का पैसा ज्यादा लंबा नहीं टिकता। क्वांटिटी वाइज जो होता है आपका, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश जो है सबसे आगे। एक समय था आधी दुनिया पे यूके का कब्जा था, और आज देखो कितना पीछे है वो। चोरी का पैसा था, कब तक टिकता। प्रोडक्शन जो है क्वालिटी वाइज राजस्थान की जो है सबसे आगे है, और क्वांटिटी वाइज अगर आप बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है। बट अगेन ये तो इंडिया की बात है। अगर आप वर्ल्ड की बात करते हैं, ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन के केस में सबसे आगे रहती है मिर्ची, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए चिले को ही कहते हैं कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। व्हाट इफ एलिजाबेथ इज आल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो एसएससी सीजीएल के लिए अब एलिजिबल नहीं होंगी। मैक्सिमम 30-32 साल तो उम्र ही होती है, और अगर होंगी भी तो भी उम्र निकल ही जाएगी पेपरों के हिसाब जो है। यहाँ तक मैं उम्मीद करूँ बात आप समझ पा रहे हैं। और मैं को टीयर 1 में हो भी गया तो क्या हो गया, टीयर 2 बचा है, टीयर 3 बचा है, अरे टीयर 4 भी बचा है, फिर रिजल्ट बचा है, कट ऑफ बची है, पोस्ट बची है, डीवी बचा है, बहुत कुछ बचा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सारी बात जो है समझ चुके हैं। वर्ल्ड में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा चिले का है, कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, और क्वालिटी वाइज राजस्थान, क्वांटिटी वाइज मध्य प्रदेश। और अगर आप कॉपर की बात करते हैं, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से निकलता है, तारे बनाने में इस्तेमाल करा जाता है, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में इस्तेमाल करा जाता है। कॉपर इज द ओनली एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया रमन, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक आप बात समझ, यही तो प्रॉब्लम है। इस समय आप क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और मोर देन 70% बच्चे से मैं कमेंट नहीं कर रहे, और वो पढ़ रहे हैं। चूज योर हार्ट।
कॉपर जो है इसे तांबा बोलते हैं और ये ओनली एंटी बैक्टीरियल एलिमेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्रैक्स में से आपको मिलता है। वायर्स यानी तारे वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल करा जाता है, बर्तन बनाने में इस्तेमाल करा जाता है, मोटर की जो तारें होती है वाइंडिंग होती है, कॉपर की जो वाइंडिंग होती है बहुत अच्छी होती है, कुछ कॉइन्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। प्रोडक्शन राजस्थान में सबसे बढ़िया क्वालिटी कॉपर की होती है और क्वांटिटी वाइज मध्य प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ वर्ल्ड की, तो ये चिले के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है और कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी इसे बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्यूरिफाई नहीं करता, आप कहेंगे उसके बैक्टीरिया को किल करता है। प्यूरिफाई करने में काफी सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें शैलेंद्र एक काम कर देता है कि बैक्टीरिया को किल कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कॉपर का पानी बिल्कुल साफ होगा, बट अगेन ना से बढ़िया वाली बात है। आगे चलते हैं, बस थोड़ी देर और आपको पढ़ा देते हैं फिर आपको फ्री कर देंगे, चिंता ना करें। आज बहुत कुछ ऐसा है जो आपको रिवाइज करना है, आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। एक दो चीजें बस आपको और पढ़ा देता हूँ फिर आपको फ्री कर दूंगा, जिसके अंदर आपका आता है जिप्सम। जिप्सम को कौन पूछ रहा है सर इस दुनिया में? मैं बताता हूँ। जिप्सम जो है ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसका इस्तेमाल पीओपी बनाने में करा जाता है, याद रखेंगे। जिप्सम का इस्तेमाल पीओपी बनाने में करा जाता है। अगर आपको लगता है सीमेंट बनाने में करा जाता है तो वो अलग चीज होती है दोस्त, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह का रोल चलता है। पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इस्तेमाल करा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखेंगे, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। इंडिया में सबसे ज्यादा आपको ये देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, उससे भी ज्यादा इनफैक्ट आप राजस्थान वाला इलाका समझ सकते हैं। आज पर लेटेस्ट डेटा राजस्थान, उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, उसके बाद कहीं जाके आपको गुजरात आता होगा। और वर्ल्ड की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा चाइना में जिप्सम बनाया जाता है। बिल्कुल मैं समझता हूँ सुमंता भाई, बहुत बढ़िया। राजस्थान जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है और उसके बाद आप कहेंगे ये जो है आपका जम्मू कश्मीर आता है। इसके बाद वर्ल्ड जो है उसमें चाइना आता है। यहां तक मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि विवेक चाइना मल्टीटास्किंग कर रहा है, वो लड़ भी रहा है और मतलब काम भी कर रहा है। आगे चलते हैं। गोल्ड, गोल्ड जो है याद रखेंगे इग्नियस रॉक से निकाला जाता है। स्लाइड अभी आपको दिखा दूंगा। इग्नियस रॉक से निकाला जाता है, ये कीमती मेटल है, इसे बुलियन भी बोलते हैं, आप बुलियन बोलते हैं, ये प्रीशियस मेटल भी है। बुलियन का मतलब ऐसा मेटल जिसे आप डील कर सकते हो करेंसी के रूप में, यानी आपके पास कुछ नहीं है तो आप इसे देकर किसी से पैसा ले सकते हो, यानी आप इसे डीलिंग कर सकते हो। गोल्ड की डीलिंग होती है। और ऐसा नहीं है कि आप पीओपी किसी को भी दे देंगे, पीओपी कोई आपसे खरीद लेगा। लेकिन अगर इमरजेंसी कभी आती है तो आप अपना गोल्ड, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरे को इमरजेंसी आ गई तो मैं किसी को भी अंगूठी दूंगा, कोई उससे अंगूठी खरीद लेगा आराम से, बिकॉज उसे पता है कि हाँ ये मैं आगे भी आराम से बेच पाऊंगा। यही अगर मैं किसी को कहता हूँ अंगूठी नहीं, फॉर एग्जाम्पल ग्लास मुझसे खरीद ले, तो कोई भी नहीं खरीदेगा, है ना। आगे चलते हैं। बिल्कुल प्रीशियस मेटल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये भी एक अच्छा कंडक्टर ऑफ एक्सीलेंट हीट डिसिपेशन शो करता है, यानी गर्मी बहुत अच्छे से जो है अपने अंदर से निकालता है। इसी वजह से जो सुपर कार्स होती है जैसे कि बुगाटी वेरॉन है, चिरॉन है, इनके जो आपके जो इंजन के बाहर वाले पोर्शन होते हैं, इससे गैसेस बाहर निकलती हैं, उन्हें गोल्ड प्लेटेड भी करा जाता है किसी किसी केस में। बुलियन वो एक ऐसा मेटल होता है जिसे आप ट्रेडिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आगे चलते हैं। बुलियन के नीचे मैंने लिखा प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मेटल्स। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं बात पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब ये आपको पता होगा इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। अरेबियंस इसलिए भी लगवाते हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि कभी मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट भी है और सेकेंडली लग्जरी भी है, इसी वजह से गोल्ड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। डिसिपेशन मतलब अपने अंदर से किसी चीज को बाहर निकालना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरा लैपटॉप यूज बहुत लंबे समय के लिए होता है तो उसके अंदर फैन घूमता है तेजी से, जिससे कि वो लैपटॉप की गर्मी बाहर निकाल सके, तो मैं कहूंगा हीट डिसिपेशन कर रहा है वो। जैसे आप देखते हैं कभी भी जो डिस्क ब्रेक होती है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स का पर्पस होता है हीट डिसिपेशन, यानी जो प्लेट की गर्मी है उसे निकाले। एंड सेकेंडली जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ जाए तो उसके अंदर हल्का सा भी आप कहेंगे लचीलापन ना आए, यानी वो बिल्कुल जैसी सीधी है वैसी ही रहे। आगे चलते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है कहां पर, कोई बता सकता है? हट्टी बिल्कुल सही आ रहा है, और एक और जगह है, कोई बता सकता है? केजीएफ बिल्कुल सही। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कोलार माइंस और इसके अलावा हट्टी माइंस, ये दो इलाके इंडिया में सबसे फेमस है। और वर्ल्ड में जो है आपका
चाइना सबसे आगे, ये ध्यान रखेंगे। मैं उम्मीद करूँ बात समझ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो अफ्रीका है वहाँ पे रिजर्व है, जोहानिसबर्ग जो आपका है वहाँ पे आपको रिजर्व देखने को मिलता है, याद रखेंगे। इसी वजह से उसे गोल्डन सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलती है माइंस। लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रोडक्शन जो है चाइना का सबसे ज्यादा है और रिजर्व जो है वो साउथ अफ्रीका का जो जोहानिसबर्ग है वहां पर आपको देखने को मिलता है। नहीं, इसकी प्लेटिंग करी जाती है ऋषि, इसकी प्लेटिंग करी जाती है और मेल्ट नहीं होता। सिल्वर, अब आप लोग एक बात नहीं इस समय समझ रहे हैं, आप अपनी जिज्ञासा पूरी करने में लगे हैं। प्लीज सबसे पहले एसएससी के पेपर वाला कंटेंट पकड़े हैं, जो जिज्ञासा पूरी करनी है वो बाद में करें, बिकॉज पेपर जो पूछेगा पहले हम वो पढ़ रहे हैं। आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी बात है, बट टाइमिंग थोड़ी सी गलत है, कृपया आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें। नहीं नहीं, थोड़ा देखिए सुभादीप, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बहुत जल्दी आ गए हैं, मतलब यहाँ से आपको बीच में सांस लेने के लिए भी रुकना नहीं है, अगर आप सच में बढ़िया अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो। सर प्लीज लीव, इसमें एक अस मिसिंग है यार, एक अस मिसिंग है। बाकी ये तो अगर आप अस नहीं लगाएंगे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी, तो अगर अस नहीं लगाएंगे तो 8 बजे तक क्लास जाएगी, मतलब 6 वाले बच्चे भी जब वहां से खाली होकर यहाँ आ जाएंगे तब तक खींचूंगा मैं क्लास को। चल कोई नहीं, चिंता मत करो, फ्री कर देता हूँ, बिल्कुल चिंता ना करें। सिल्वर जो आपका है, याद रखेंगे, ये जो है ना ज्वेलरी के अंदर इसका इस्तेमाल करा जाता है, और ये भी एक टाइप से बुलियन के तरीके इस्तेमाल करा जाता है, समझ रहे हैं ना। भले ही चांदी जो है थोड़ी सस्ती है, लेकिन फिर भी चांदी का जो है ट्रेडिंग करा जाता है, बिकॉज चांदी भी मार्केट में बिकती है। आप देखोगे लोग जो है धनतेरस पे जब जो कोई गोल्ड नहीं लेता वो चांदी खरीद लेता है। काफी लोग, क्या एक रूल होता है कि मेटल की कोई चीज लानी है, जैसे हमारे घर पे एक रूल है कि मेटल का कुछ ना कुछ धनतेरस पे, आपने सुना होगा, बर्तन लाने होते हैं। तो मतलब सोचो कि मैं मतलब, या मतलब कोई भी मेरे यहाँ से जाएगा जरूर, कुछ ना कुछ खरीद के लाएगा, और मतलब उस समय इतना मुझे दुख होता है कि इतना महंगा क्यों दे रहे हो, बट अगेन रूल इज अ रूल, तो कुछ ना कुछ लाना पड़ता है हमें खरीद के, क्योंकि मतलब मेरा तो खुद बनता है तो मुझे एग्जैक्ट रेट्स पता होते हैं। एक अनजान दुकान से मैं जरूर कुछ ना कुछ लाता हूँ ऐसे में, जिससे कि एक वो रूल जो है बना रहे। और सिल्वर जो है याद रखेंगे, इसके इससे ज्वेलरी बनाई जाती है, नहीं अपने यहाँ से नहीं लाता है उठा के। मैं कई बार सोचता हूँ ऐसा करूँ, लेकिन फिर वो ईमानदारी जरूरी है। याद रखेंगे इंडिया में सिल्वर जो है सबसे ज्यादा आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, और वर्ल्ड में जो है आपको ये आपको देखने को मिलता है मेक्सिको में। मेक्सिको आपका अमेरिका में। नहीं, दुकान नहीं है, मेरी दुकान नहीं है। यहां तक आप बात समझ चुके हैं, एक बार कंफर्मेशन देंगे। ये रिजर्व्स बेटा मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये ना रिजर्व वो नहीं है जो हमने अपने पास फॉरेक्स वाले रिजर्व, ये इकोनॉमी वाले रिजर्व नहीं है ऋषि। ये अंदर जमीन के अंदर जो रिजर्व है उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। ये इकोनॉमी वाला पोर्शन नहीं होगा, ये आपका ज्योग्राफी वाला होगा, कि अभी जो हमने निकाला नहीं है। जैसे अपने को पता है एंथ्रासाइट अपने पास क्या है, जम्मू कश्मीर में बहुत है, लेकिन वो रिजर्व में पड़ा हुआ है अपने पास। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ, जिसे पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं आप लोग। बुलियन का मतलब होता है एक ऐसा मेटल जिसका हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसका हम व्यापार कर सकते हैं, जिसे हम करेंसी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा शादी पार्टी में, रिश्तेदारी में, दिवालियों पे लोग नोट देते हैं। वो नोट दो ही चीजों का होता है, या तो सिल्वर का या फिर गोल्ड का, दो ही चीजों का नोट होता है। वो 2000 500 जिस पे लिखा होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ ये आगे जाके ट्रेड भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लकड़ी का किसने नोट दे दिया, ऐसा नहीं है किसने प्लास्टिक का नोट दे दिया, बिकॉज ये आगे जाकर बिक सकता है। आगे चलते हैं। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। एक होता है ससुराल और एक होता है माइका। हम यहाँ पर माइका की बात करने वाले हैं। ये माइका जो होता है, याद रखेंगे, एक सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब इसमें लेयरिंग आपको देखने को मिलेगी। आपके घर में जो दरवाजे होंगे, अलमारियां होंगी, उसके ऊपर हो सकता है कि लेयर लगी हो माइका की। अब उसमें कभी भी नोटिस करना, आपको ऐसी लेयर्स देखने को मिलती है इस टाइप से। वो जो होती है वो इसीलिए होती है बिकॉज उसे जो है जमीन के अंदर एक एक करके जो दबी हुई थी, तो लेयरिंग उस पे हो गई थी, तो उसे टेढ़ा काटा जाता है जिससे कि वो सुंदर दिखे। मतलब ऊपर से ऐसे नहीं काटा जाता, हल्का सा टेढ़ा काटा जाता है, जिससे कि वो सब जो आपकी शेप्स हैं वो प्रॉपर बन के आए। अब ये काम होता है बनाने वाले का, ये भी उसका हुनर होता है, किस तरीके वो काटता है उतना ही महंगा वो बिकता है। अब ये ध्यान रखेंगे, इसका इस्तेमाल इंसुलेटर के रूप में करा जाता है। ये बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ मैं आपको। जो सनमाइका होता है वो यही होता है, पहली बात तो। यानी माइका का जो इस्तेमाल आपने सुना होगा वो करा जाता है प्रेस के अंदर। शायद आपने कभी इस चीज को देखा हो, जो प्रेस होती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल जो है करा जाता है। कभी नोटिस करी है ये चीज? जो आयन जिसे आप बोलते हो उसके अंदर इसका इस्तेमाल जो है करा जाता है। यहाँ पर अंदर की तरफ कैसे चलता है देखो, इसके बीच में लगा दिया जाता है। आपको पता है एक पॉइंट ऐसा होगा जहां तक करंट जा रहा होगा, और उसके नीचे सिर्फ गर्मी जाती है।
उसके नीचे सिर्फ गर्मी जाती है। यानी इसका ये पॉलीमर नहीं है ना, नेचुरली अकरिंग हो गया यहाँ पर। अब बात को बड़े ही ध्यान से आप समझे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, माइका की खास बात क्या है, ये हीट को कंडक्ट करने देता है, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं भेजता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी गर्मी को तो भेज देगा, बिजली को नहीं भेजेगा। तो इससे फायदा ये होता है कि यहाँ पर हम एक एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं अंदर, शायद आपने कभी प्रेस खुली हुई देखी हो तो आपने देखा होगा, और वो एलिमेंट हीट करता है, गर्म होता है। लेकिन गर्म होने के साथ उसमें बिजली भी होती है, तो उसकी गर्मी नीचे पहुंच जाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नीचे नहीं पहुंचती। जी हाँ, कॉइल की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। इस तरीके ये जो आपका काम करता है, ठीक है, ध्यान रखिए। ये माइका की बात आपसे करी जा रही है, ये और किसी मेटल की बात आपसे नहीं करी जा रही, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पाए, इसलिए हमें करंट नहीं लगता। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन जो उसका लैटिस होता है वो वाइब्रेट करता है और वो आपका आगे वाइब्रेशन से एनर्जी भेजता है। अगेन ये थोड़ा सा हाई लेवल केमिस्ट्री हो जाएगी, बट ये भी एक अच्छा सवाल है कि सर हाउ इज इट पॉसिबल कि ये हीट नहीं भेजता, हीट भेज देता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजता। इलेक्ट्रिसिटी भेजने के लिए चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, हीट भेजने के लिए चाहिए होता है वाइब्रेशन। यानी ये वाइब्रेट कर जाता है, लेकिन हीट के लिए इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होता। मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं। एक बार बताएं आपका डाउट क्या है। आइजर मतलब अर्थिंग के केस में आगे लिखें आप। लैटिस का मतलब उसका स्ट्रक्चर है, उसका ढांचा है। अब मुद्दे की बातें थोड़ी सी कर लेते हैं। कितना कुछ है हम पे बात करने को, कितना कुछ है। एक सेकंड, थोड़ा स्लाइड परेशान कर रही है। उसमें रेगुलेटर भी होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो टेम्परेचर सेट करने में काम आता है। ये आप याद रखेंगे, जो वर्ल्ड है उसमें चाइना जो है याद रखेंगे नंबर 1 पे है, और इंडिया में जो है आंध्र प्रदेश सबसे पहले नंबर पे आता है। झारखंड भी हो सकता है आपने पढ़ा हो, और आंध्रा है, राजस्थान है, और आपका उड़ीसा है। इससे आपको सीखने को ये मिलता है कि हमें मल्टीटास्किंग करनी होती है। यानी आपको लड़ना तो है ही पड़ोसियों से, लेकिन लड़ने के साथ साथ आपको इंटरनली मजबूत होना है। यानी यहाँ पर क्या है कि डिफेंस इज स्ट्रॉन्ग एंड इकोनॉमी टू इज स्ट्रॉन्ग। बस उम्मीद है कि देखिए सब बढ़िया होगा। वर्ल्ड का बताना ही पड़ता है, मजबूरी है। एक आखिरी बात और लिखवा देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर, वो है आपका टिन। टिन का जो इस्तेमाल है आपको पता होगा, मेटल है, मेटेलिक शीट बनाने में इस्तेमाल करा जाता है इसका। और इसका जो ये एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाली चीज है। जो इंडिया होता है ना, इंडिया में आपको सिर्फ और सिर्फ बस्तर, आपने सुना होगा बस्तर जिला बहुत ही फेमस है, मूवीज वगैरह आपने कभी देखी होंगी तो वहां पर आपको जी हाँ बिल्कुल अक्षय, लेकिन वो भी अभी अनएक्सप्लोर्ड है। वहां पर बहुत कुछ ऐसा है जो भी चाइना को आने वाले समय मिलने वाले है, इसलिए चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया है। और वर्ल्ड में कुछ नया देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर, नाम चाइना। इंडिया जनरली टिन को इंपोर्ट करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सारी की सारी बातें जो है अच्छे से समझ चुके हैं। चाइना बहुत आगे निकलता जा रहा है, और एक बात आप हमेशा समझें कि अपने को दिख रहा है पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, तो हम लोग क्या करते हैं, पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, माँ बाप का तो ध्यान रखता नहीं, गाड़ी ले आया, दवाई तो इससे दिलाई नहीं जाती। हम ये छोटी हरकतें करते हैं, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करनी है, ये देखना है कि हम किस तरीके अपनी गाड़ी ले सकते हैं। हम अपना सोचें रादर देन उसका। उसने जो करना है उसने कर दिया है, अब आप कोशिश करें उसने जो करना है उसे कर दें। तो आप अपना देखो कि आप अपना बेस्ट कैसे कर सकते हो। सिर्फ एक पेपर निकालने की देर है, सिर्फ एक पेपर। एक बार इसमें नाम आ गया ना, मैं कहता हूँ ज्वाइनिंग 6 महीने बाद क्या साल बाद मिले, क्या कोई फर्क पड़ता है। सीजीएल 17 वाले हैं, डेफिनेटली लॉस होता है, डेफिनेटली, लेकिन ज्वाइनिंग मिल गई ना। बताओ, वो तो अपना पूरे कोरोना काल में जिन जिन की ज्वाइनिंग आ गई थी उन्हें तो अपना पैसा मिला ना। आज भी वो अपना जॉब पे जा रहे हैं। जो एमईए में वो है ही एमईए में, चाहे वो कितनी भी लेट उसकी पोस्टिंग हुई हो, लेकिन वो है अब एमईए में। एक बार अच्छे शांत दिमाग से सोचो, मेहनत करने से भागो मत, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़ो। पीवाईक्यूज पे प्लीज फोकस करो। अंग्रेजी भाषा में, मैथ्स भाषा में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रीजनिंग में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्लीज इन पे भी साथ साथ फोकस करो। और मेरे से कैसी भी नीड होती है मुझे बताया करो। यहाँ पर आपकी सेशन जो है ओवर होता है, आज का सेशन आपको कंक्लूड करता हूँ मैं यहाँ पे। मेरे पार्ट पे आप बिल्कुल फ्री हैं, और बस पूरी जान लगा दें। एक बात ध्यान रखें, पीवाईक्यूज आप कोशिश करें मार्केट से किताब ले सकते हैं, ऑनलाइन कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर ऑनलाइन ढूंढने में अपना टाइम ना खराब करें। मैं ऑलरेडी आपको पीवाईक्यूज जो है करा रहा हूँ, और बहुत सारे पीवाईक्यूज मैं आपको 6:30 वाली क्लास में कराता हूँ, आगे भी कराता रहूंगा। जीके के पीवाईक्यूज में आपको खुद ऐसी पैक करा दूंगा, और बाकी अपनी अच्छे से तैयारी करें। जी हाँ बिल्कुल कुमार, और बाकी जो भी नीड होगी आप मुझे बताते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। एनी पीवाईक्यू, कोई सी भी पीवाईक्यू, और अगर आपके पास 2019 की सीजीएल की आ गई है, शायद एक बार आ गई है, एक बार चेक करना, एंड मिल जाए तो खरीद लेना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। और बिना बात पैसा मत लगाना कि मेरे पास 2018 तक की है, मैंने 18 तो करा नहीं है और मैं 19 की खरीदने पहुंचा हूँ। प्लीज ऐसा काम ना करें, पहले वो करें 18 वाली, 17 वाले क्वेश्चन करें, उसके बाद ही नई किताब मार्केट में ढूंढें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। एंड देखिए, कैलकुलेशन फास्ट करने का एक ही तरीका है, कैलकुलेटर का साथ छोड़ दें, एंड इसके साथ साथ आप क्या करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करें। बस यही एक तरीका, कोई शॉर्टकट नहीं है कैलकुलेशन तेज करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।